So, hi everyone. Am I audible? यस सर। Okay. ओके, सो स्टार्ट करते हैं। और एसटी ट्रैक में कौन सा टारगेट किया था? उसमें कुछ अपडेट चेक किया? नो सर। ओके। तो कोई भी लैब और उसी बेस पर फाइनली आप लोगों का जो मीन्स एक तरीके का इंटरेक्टिव सेशन में लाइव या कम्युनिकेट करते हुए वो करेगा। और बाद में अगर वो सर्टिफिकेट डिमांड करता है, क्योंकि सर्टिफिकेट कुछ लोगों का इंक्लूडेड था, कुछ लोगों का आई थिंक जो भी रहा होगा, कुछ माइनर सा छोटा सा चार्ज है, तो उसको देकर ले लेंगे। बट जब भी आप लोगे या जो भी डिमांड करोगे ना, तो मेक श्योर कि वो चीज़ मुझे डेली बेसिस पर मैं एक्सेल सीट में आप लोगों को मेंशन कर देता हूँ कि किसका क्या ग्रेड रहा है ना, तो उसी बेस पर हम लोग प्रोवाइड करेंगे, ये ध्यान देना। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ब्लैंक होकर बैठे रहें सभी लोग। ओके। हेलो। ऑडिएबल? हाँ जी। सर मैं बोल रहा था जो प्री रिकॉर्डेड आपने बोला था सर्वर में दोगे। हाँ, वो वेबसाइट पे मिल जाएगा। नहीं, प्री रिकॉर्डेड वीडियोस आप लोगों को इनरोल करना पड़ेगा, वो वेबसाइट पे हाँ अपलोड हाँ। होगा। आई तो थिंक सर कमिंग वीक में अपलोड कर देंगे, है ना। अभी तो दो ही तीन वीडियो अगर मैं अपलोड कर दूंगा ना, और कोई डायरेक्टली वहां से इनरोल कर लेगा, दो ही तीन वीडियो मिलेगा, तो उसको लगेगा कि ये क्या है ना। ओके सर। तो लगभग में अभी 6-7 घंटे का तो कंटेंट हम लोगों का हुआ है, 30+ आवर्स का कंटेंट है। तो एटलीस्ट आज हम लोग 2 घंटे और कवर कर लेंगे, तो अपलोड कर देंगे, इतना एनफ है। रेस्ट में उसमें मॉड्यूल बना दूंगा और पेंडिंग लिख दूंगा, ठीक है। ओके सर। ओके, आ जाते हैं पॉइंट पर। और तो यहाँ से सर एक बिल्कुल सर सर एक कंसंट्रेट क्वेश्चन। करिए। हाँ, सर एक अगर क्वेश्चन था। टेक्निकली कोई क्वेरी है तो लास्ट में डिस्कस करें, या अगर चल नहीं चल सकता तो बिल्कुल पूछ लो आप। नहीं सर, जनरल था क्वेश्चन। जो आपने वो लास्ट टाइम बताया था, जैसे डे 0 वाली वल्नरेबिलिटी जो माइक्रोसॉफ्ट की थी, वो वीडियो देख रहा था मैं सर आपकी। उसमें पाइथन से आपने किया था, तो हमें पाइथन आप भी आना चाहिए। वो चीज़ बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सर जैसे पूछना था, पाइथन भी हमें आना चाहिए या आप सिखाएंगे वो? नहीं, अरे वो वो अलग कैसे चीज़ है, खाएंगे सर। उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके। हम्म, तो मॉड्यूल 2 हम लोगों ने देखा था अबाउट फुट प्रिंटिंग एंड ऑल। और आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो बेसिकली काफ़ी पॉपुलर टॉपिक है। इंटरव्यू एग्ज़ाम या हर जगह पर ये काफ़ी डिमांडिंग टॉपिक है। सीसीएनए सर्वर, हर स्टूडेंट को ये चीज़ पढ़नी होती है, ये चीज़ आनी चाहिए होती है, राइट। तो मैं यहाँ पर एक जो कि हमारा OSI मॉडल विथ एडवांस लैब, ठीक है। ये तो मैं शॉर्ट नोट भी बना दूंगा। और आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल दोनों होने वाला है। और काफ़ी डीप हम लोगों को जस्ट पैकेट मॉनिटरिंग देखना है, तो जिनका नेटवर्किंग अच्छा होगा ना, वो काफ़ी अच्छे से इसको समझ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, राइट। सो OSI मॉडल विथ एडवांस लैब, राइट। आई थिंक सब लोगों को पता होगा व्हाट इज OSI मॉडल। यस सर। तो OSI मॉडल क्या है? सर इस चैनल ये है कि वो हम्म।
ओके, सो OSI मॉडल, OSI स्टैंड फॉर ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, राइट? ये फुल फॉर्म है। मैं हैंड रिटेन नोट्स आज बनाऊंगा। ओके, तो उसी बेस पर सारा ये कुछ कंप्लीट होने वाला है, तो इसी को इस्तेमाल करते हैं, अलग नोट्स या उस पर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। इसका फुल फॉर्म होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, राइट? एंड विद द हेल्प ऑफ OSI मॉडल, network admin can monitor और acknowledge, या बोल सकते हैं कि एनालिसिस द डेटा फ्लो, ओके, बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन। तो सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में जो हमारा डेटा फ्लो होता है, वो OSI मॉडल के थ्रू हम लोग यहाँ पर एक्नॉलेज करते हैं, या OSI मॉडल के थ्रू हम लोग मॉनिटर करते हैं। अब अगर मैं यहाँ पर लिखूं लाइक OSI मॉडल, तो इसमें 7 लेयर का एक कॉन्सेप्ट मिलता है। ऐसा एक डायग्राम आप इंटरनेट से निकाल लेंगे, आपको कुछ नहीं करना है, शॉर्ट नोटिस में सब मेंशन है। किसी भी डायग्राम को आप यूज कर लेंगे एज ए स्टूडेंट, है ना? आप देख सकते हो सब जगह पर आपको इसका शॉर्ट डिटेल्स लिखा हुआ है, और आप इस बेस पर अपना एक शॉर्ट नोट प्रिपेयर कर लेंगे। बाकी मैं हैंड रिटेन नोट्स आज यूज करने वाला हूँ, राइट? क्लियर है सभी को? So सर OSI stand for Open System Interconnection, and we can monitor the network activity with the help of OSI model. तो इसमें मैं अपना काली लिनक्स मशीन ओपन कर लेता हूँ प्रैक्टिकली चीज़ों को देखने के लिए। और लास्ट हम लोगों ने vulnweb.com समथिंग कुछ ऐसे वेबसाइट भी चेक किया था, और उसके भी थ्रू हम लोग काफ़ी चीज़ें यहाँ पर चेक करने वाले हैं, राइट? एंड या ये भी हो गया। एक और सॉफ्टवेयर आप इस्तेमाल कर सकते हो, सिस्को पैकेट ट्रेसर। और ये नेटवर्किंग लैब के लिए तो इसको मैं इस्तेमाल करता हूँ, CCNA वाले इस पर प्रैक्टिस करते हैं। आप लोगों के लिए काली लिनक्स है, लाइव इधर हम लोग देख लेंगे। तो मैं अपने मशीन को जस्ट लॉग इन करता हूँ। ओके, तो ये हमारे पास मशीन है। एंड OSI मॉडल की प्रैक्टिस के लिए हमारे पास ब्राउज़र, वायर शार्क मॉनिटरिंग टूल, और काली लिनक्स जैसा, या सिंपल काली लिनक्स आपका लाइव है तो इसमें सारा मॉनिटरिंग आप कर लेते हो, कोई इशू नहीं आता। एंड रेस्ट में यहाँ से एक बेसिस लैब को ही ओपन कर लेता हूँ। ओके, ये हमारे पास एक सिस्टम या सिंपल कॉन्फ़िगर्ड है ऑलरेडी एक लैब। और इस सॉफ्टवेयर में मैं अपना एक वेबसाइट डिज़ाइन किया हूँ, जिसमें हमारे पास SicoLive.com है। ये जस्ट फॉर डेमो पर्पज़ है ये टूल।
और मैंने आप लोगों को जो वेबसाइट पर टेस्ट करना है उसका ऑलरेडी एक डिटेल दे रखा है कि आप टेस्ट फायर डॉट नेट इस्तेमाल कर सकते हो। और दूसरा क्या था? वर्ल्ड टेस्ट पी एच पी वर्ल्डवेब.com, राइट, ऐसे करके है। तो ये दोनों एक वेबसाइट हैं, एज अ डेमो पर्पज आप इस पर ट्राई कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल के लिए हमारे पास यहाँ पर एक वेबसाइट है जो कि है sequelive.com। इसका आईपी एड्रेस है 192.168.100.250। और OSI मॉडल में हमने बोला कि वी कैन मॉनिटर द पैकेट बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन विद द हेल्प ऑफ 7 लेयर अकॉर्डिंग टू OSI मॉडल। So OSI model contains or consist 7 layers, okay? Like अब 7 layers के ही भी यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इट्स अ थ्योरेटिकल और कॉन्सेप्चुअल मॉडल। ये क्या है? कॉन्सेप्ट है, और इसका एक डॉक्यूमेंटेड डेटा तैयार हुआ था जब इसको रिसर्च किया जा रहा था इन 7 लेयर्स के भी। यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट या जो भी लोग थे उसको रिसर्च कर रहे थे। इसी के कंपैरिजन में एक और मॉडल है जिसको बोलते हैं TCP IP मॉडल, राइट। द इक्वल मॉडल है जो कि हमारा OSI मॉडल के कंपैरिजन में होता है, विच इज TCP IP मॉडल। अब TCP IP मॉडल हमारा क्या है? TCP IP मॉडल के अंदर हमारे पास मतलब 4 लेयर होती हैं, या समटाइम्स 5 लेयर होती हैं। 4 या 5 लेयर पर ये वर्क करता है। अब 4 या 5 क्यों है? क्योंकि इसमें अलग अलग कॉन्सेप्ट या अलग अलग लैब डिमोन्स्ट्रेट हुआ था, उस बेस पर इसको 4 या 5 रखा गया। बट मैक्सिमम आप देखेंगे तो ये 5 लेयर मॉडल बोला जाता है, जिसके थ्रू आप सेम प्रोसेस मॉनिटर और मैनेज करते हो। तो OSI मॉडल और TCP IP मॉडल का जो प्रोसेस है ना, या जो फंक्शन है, वो एक ही काम के लिए होता है, टू मॉनिटर द पैकेट बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन, राइट। और हर लेयर का जो OSI मॉडल में वर्क था वैसे ही TCP IP मॉडल में है। बट TCP IP मॉडल में जो 7 लेयर OSI मॉडल की हैं उनको कंबाइन करके कुछ लिमिटेड मॉडल में रखा गया है। मेरे पास एक इमेज होगा, लेट मी शो, अगर होगा तो। नहीं है। मैं यहाँ पर TCP IP मॉडल एंड यू कैन सी OSI मॉडल एंड TCP IP मॉडल। तो जो एप्लीकेशन लेयर है TCP IP मॉडल, ये 4 लेयर है। आप इसका 5 लेयर भी देख जाएंगे, आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा TCP IP मॉडल विथ 5 लेयर, है ना। 4 लेयर मॉडल और 5 लेयर मॉडल भी मिल जाएगा। तो आई थिंक ये 4 लेयर ज़्यादा दिख रहा है। और 5 लेयर मॉडल भी होता है। मेरे पास इसका अप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंट होगा। पहले OSI मॉडल देखते हैं और फिर उसमें अगर हमें टाइम मिलेगा तो हम देखेंगे। तो हमें क्या करना है कि जस्ट पैकेट को मॉनिटर करना है कि व्हाट अबाउट डेटा फ्लो बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन। कहाँ पर डेटा लॉस होता है, किस लेयर पर डेटा किस फॉर्मेट में होता है ना। और डेटा का सेंडिंग रिसीविंग प्रोसेस क्या है, कितनी सारी इन बिटवीन प्रोटोकॉल वर्क करती हैं, कौन से पोर्ट नंबर एक्टिवेट होते हैं, वर्क करते हैं। तो ये सब कुछ हम लोग OSI मॉडल के थ्रू यहाँ पर चेक कर सकते हैं या मैनेज कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखें 7 लेयर्स या पर्टिकुलर हमारे जो 7 लेयर्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम लोग 7 से स्टार्ट करें। 7 हमारा हो जाता है एप्लीकेशन लेयर। 6 हमारे पास लेयर होता है जो कि है प्रेजेंटेशन। सेशन। एंड 5th नंबर पर हमारा हो जाता है, और 4th नंबर पर हमारा, और 3rd नंबर हमारा हो जाता है, नेटवर्क। 2nd हमारा, डेटा लिंक। और 1st हमारा फिजिकल लेयर। सो टोटल 7 लेयर्स होती हैं। अब ये हम जब CCNA में पढ़ाते हैं तो प्लेन उसमें पढ़ाते हैं, है ना। बट आप लोगों का सिक्योरिटी बैच है तो इसमें हमें सिक्योरिटी टर्म्स को लेकर चलना होगा, राइट। तो हमारे पास ये जो 7 लेयर्स हैं, इन 7 लेयर्स
के ही बिहाफ पर ओएसआई मॉडल को कंसीडर किया गया। अब देखो, अब ये जो हमारा सेटअप होता है ना किसी भी नेटवर्क और सारी चीज़ों का, तो सबसे पहले हमारे फिजिकल डिवाइसेस का इम्प्लीमेंटेशन होता है, स्विचेज वगैरह होते हैं, कोर डिवाइसेस होती हैं। फिर हम लोग जो भी सेंडिंग रिसीविंग प्रोसेस के लिए डिफरेंट डिफरेंट ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल इस्तेमाल करते हैं, सेशन और एप्लीकेशन, इन सारी चीज़ों की एक बाद में ज़रूरत पड़ती है। बट एक नेटवर्क सेटअप के लिए या एक जैसे आपके पास लैपटॉप नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, है ना, केबल कनेक्शन इंटरनेट नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, है ना, तो सेंडिंग रिसीविंग ही नहीं होगा। तो पहले फिजिकल रिसोर्सेस का होना जरूरी है, फिजिकली सारे डिवाइसेस प्रेजेंट होना जरूरी है। तो हमारा जो फर्स्ट लेयर होता है हमेशा फिजिकल लेयर होता है, सेकेंड लेयर हमारा डेटा लिंक लेयर होता है। कभी कभी स्टूडेंट्स गलती करते हैं और ऊपर से फर्स्ट लेयर सेकेंड लेयर काउंट कर लेते हैं। सो नेवर काउंट फ्रॉम अबव, ओके, काउंट फ्रॉम बॉटम लेयर, ओके, दिस इज द फर्स्ट लेयर, दिस इज द सेकेंड, दिस इज द थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, ओके, तो ये हमारी लेयर्स हैं। अब इसमें भी अगर हम लोग देखें तो ये जो एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन सेशन लेयर है, दीज आर द अपर लेयर, okay, these are the upper layer, and upper layer responsible or upper layer work for data creation, है ना, ये क्या होता है, डेटा क्रिएशन के लिए वर्क करता है। एंड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क डेटा एंड फिजिकल, दीज फोर लेयर वर्क्स फॉर, अरे सॉरी, वर्क फॉर डेटा सेंडिंग रिसीविंग, मीन्स यहाँ से हमारा डेटा का ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट होता है, डेटा सेंड और रिसीव होना स्टार्ट होता है, डेटा का फ्रेम, पैकेट, सेगमेंट, बिट्स तैयार होता है ना, और वो डिलीवर होता है। तो ये दो पार्ट में इसको भी हम लोग समझते हैं, ये भी डिफाइन होता है, ओके। सो अब वन बाय वन यहाँ से डिस्कस करते हैं। मैं पेन यहाँ से एक ले लूँ, ओके। सो फर्स्ट वन इज एप्लीकेशन लेयर। तो अगर आप लोग कुछ बता सकते हैं इसमें तो बताएं, यूज, प्रोसेस एंड ऑल। ये स्टार्ट करें फिजिकल लेयर से, फिजिकल लेयर से शुरू करते हैं। फिजिकल लेयर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बट इन ब्रीफ मैं कर देता हूँ कि अगर हम लोग दो सोर्स और एक सोर्स ले लेते हैं, दिस इज द सोर्स, एंड में भी एक हमारे पास डेस्टिनेशन है, दिस इज डेस्टिनेशन, और आप यहाँ से कोई मैसेज सेंड कर रहे हो यहाँ से यहाँ के लिए, तो इन बिटवीन हमारे क्या है, सेवन लेयर्स वर्क कर रहे हैं। तो जो सोर्स साइड सेवन लेयर्स होते हैं ना, इधर भी हमारे सेवन लेयर्स होंगे और इधर भी हमारे सेवन लेयर्स होंगे। कुछ भी अगर नोट करने वाला होगा ना, डायग्राम का स्क्रीनशॉट ले लेना लास्ट में। इधर भी सेवन लेयर होंगे, इधर भी सेवन लेयर, वही प्रोसेस होगा जैसे ये सेवन लेयर है, इधर भी वही होगा, इधर भी। इसी बिहाफ पर हम लोग इसका एनालिसिस करने वाले हैं। सो फर्स्ट वन इज फिजिकल लेयर, ओके। तो अगर हम फिजिकल लेयर से काउंट करते हैं, बट एक ब्रीफ दे देते हैं कि वाई, या हमें क्यों एप्लीकेशन लेयर को पहले समझना चाहिए, क्योंकि वर्किंग कॉन्सेप्ट में हमारा एप्लीकेशन लेयर पहले आता है। मान लिया कि आप मुझे एक मेल करना चाहते हो, मुझे एक मेल सेंड करना चाहते हो, या मुझे एक फोटो जेपीजी फाइल भेजना चाहते हो, कि वीडियो भेजना चाहते हो, या कुछ भी, है ना, कोई भी डेटा सेंड करना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, मान लिया मेल एप्लीकेशन ओपन करोगे तो एच टी टी पी या एप्लीकेशन लेयर इस्तेमाल करोगे। और एप्लीकेशन लेयर हमारा क्या होता है, ह्यूमन इंटरेक्शन के लिए होता है एप्लीकेशंस का इस्तेमाल, ताकि ह्यूमन इंटरेक्ट कर पाए, ह्यूमन यूजर इंटरफेस पर्पज से एप्लीकेशन लेयर होता है। एंड विद द हेल्प ऑफ यूजर इंटरफेस यू कैन स्टार्ट वर्किंग विद डेटा, राइट। फिर हमारा डेटा क्रिएट होता है, सेशन क्रिएट होता है ना, और जैसा प्रोसेस हो रहा होता है हमारा ट्रांसपोर्ट में टीसीपी यूडीपी नेटवर्क में बेस्ड रूट राउटर द्वारा, डेटा लिंक लेयर में स्विच मैक एड्रेस को आइडेंटिफाई करता है, फिजिकल लेयर बिट बाय बिट डेटा रिसीव करता है अगर हमारा सारा केबल कनेक्शन सब कुछ रेडी है तो, है ना। तो ये ब्रीफ था फ्रॉम अबव लेयर और फ्रॉम टॉप लेयर, जो कि हमारा एप्लीकेशन है। बट वन बाय वन डिफाइन करते हैं, जो कि हमारा पहला बॉटम लेयर से, विच इज फिजिकल। इसको नोट कर लेंगे, मैं लिख देता हूँ कुछ पॉइंट्स। फिजिकल लेयर, तो फिजिकल लेयर मैनेज
फिजिकल कनेक्शंस, ये क्या करता है, फिजिकल कनेक्शंस मैनेज करता है। अब इसके अंदर हमारा RJ45 कनेक्टर आ जाएगा, लैन केबल आ जाएगा। ओके, लैन केबल हो गया। तो ये सारी चीजें होती हैं। अदर केबल्स भी आ जाता है, डिवाइसेस हमारे जो होते हैं वो सभी जो फिजिकली हमारे वो होते हैं। तो सिंपल बोल सकते हैं कि ये हमारा एक तरीके का हार्डवेयर एलिमेंट को स्पेसिफाई करता है। हार्डवेयर एलिमेंट्स, ठीक है। तो इधर हमारा हार्डवेयर एलिमेंट स्पेसिफाई हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम लोग इधर देखें तो हमारा एक और पॉइंट इसमें ऐड कर सकते हैं कि इट स्टोर और रिसीव डेटा इन बिट्स फॉर्मेट। तो यहाँ पर हमारा जो डेटा का फॉर्मेट होता है और डेटा का जो मीन्स मटेरियल होता है या रॉ इंफॉर्मेशन होता है, वो हमारा क्या होता है, एक बिट्स फॉर्मेट में ये डेटा को सेंड और रिसीव करता है। तो ये रॉ बिट्स हम लोग इसको बोलते हैं। ये डेटा फॉर्मेट रॉ बिट्स में स्टोर करता है। तो फाइनली हमारा जो फिजिकल लेयर है बिट्स बाय बिट्स डेटा रिसीव करता है, या बिट्स बाय बिट्स हमारा वर्क करता है। फॉर एग्जांपल के लिए हम लोग इसमें हब वगैरह टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं, ईथरनेट एडाप्टर या ईथरनेट केबल वगैरह का भी, और ये सारी चीज़ें जो कि मैंने ऊपर मेंशन किया। तो पहला हम लोग इसमें एग्जांपल ले सकते हैं ईथरनेट केबल, लैन केबल, RJ45 कनेक्टर और अदर मीडिया, जैसे कि हमारे पास फाइबर है या कोई भी ऐसा कनेक्शन है, कोएक्सियल है ना। सो कैन वी यूज वायरलेस यस सर। मीडिया इन यस फिजिकल सर। लेयर? यस सर। यस। तो वायरलेस मीडिया भी हमारा क्या हो जाएगा, एक फिजिकल लेयर का ही पार्ट हो जाएगा। वायरलेस मीडिया मीन्स रेडियो फ्रिक्वेंसी के बिहाफ पर हमारा क्या होता है, डेटा सेंड और रिसीव होता है। तो ये हो गया। एंड नेटवर्क इंटरफेस कार्ड हम लोग यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, हब, रिपीटर, मॉडम, है ना। ये सब हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर है? इसका स्क्रीनशॉट लेना हो ले लो आप। जैसे यहाँ पर हब, रिपीटर, मॉडेम, ओके, ये सब डिवाइसेस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जो हमारा होता है ये भी हमारा फिजिकल लेयर डिवाइस होता है। ठीक है ये। तो ये तो रहा हमारा एक तरीके का फिजिकल रिसोर्सेस। तो हमारे पास लैपटॉप या काली लिनक्स मशीन है फिजिकली जिस पर हम लोग काम करेंगे। रेस्ट अगर हम लोग इधर देखें, लाइक डिलीट करें इसको, स्क्रीनशॉट हो गया। यस सर। ओके। यस सर। ओके, सेकेंड पॉइंट हमारा डेटा लिंक लेयर है और सेकेंड लेयर का कॉन्सेप्ट है। सो जब भी हमारी सारी डिवाइसेस रेडी हैं तो हमारा सेकेंड डेटा लिंक लेयर, एंड डेटा लिंक लेयर क्रिएट रिलायबल लिंक बिटवीन कनेक्टेड डिवाइसेस। पॉइंट नंबर वन हमारे यहाँ पर क्या होगा, एक तरीके का क्रिएट और मैनेज रिलायबल कनेक्शन बिटवीन डिवाइसेस। मैं थोड़ा बिल्कुल क्लियर क्लियर लिखता हूँ ताकि आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर अपना नोट्स ऐड कर लो। सो रिलायबल कनेक्शन बिटवीन डिवाइसेस तो एक तरीके का रिलायबल कनेक्शन होता है। और यहाँ सर पर जो इसमें हमारा, एड्रेस भी चेक किया जाता है। हाँ, हैंडलिंग डेटा इन फ्रेम फॉर्मेट। तो ये क्या होता है, डेटा का जो फॉर्मेट एग्जीक्यूट करता है, हैंडल करता है, वो फ्रेम फॉर्मेट में हैंडल करता है। और हम सबको पता है कि जहाँ पर फ्रेम कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होता है, ये फ्रेमिंग होता है, वहां पर हमारा क्या होता है, एरर डिटेक्शन भी होता है ना। यस सर। एरर डिटेक्शन, क्योंकि हमारा फ्रेम मिस है नहीं है, या फ्रेम में कोई एरर तो नहीं है, ये सारी तरीके से मेंटेन होता है। तो एरर डिटेक्शन एंड फ्लो कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल यहाँ पर
मेंटेन होता है। सो डेटा लिंक लेयर मैनेज कम्युनिकेशन विद इन नेटवर्क। ओके, सो विद इन नेटवर्क ये क्या करता है, कम्युनिकेशन मैनेज करता है। और यहाँ पर जो हम लोग डिवाइसेस इस्तेमाल करते हैं वो लेयर टू डिवाइस इस्तेमाल करते हैं, जो कि हमारा क्या होता है, स्विच। स्विच हमारा एक ऐसा डिवाइस है जो लेयर टू पर वर्क करता है। अब लेयर टू का मतलब क्या है हमारा, जो कि हमारा मैक, आईपी में। यस, मैक बेस कम्युनिकेशन या आइडेंटिफायर का इस्तेमाल करता है। एलएलसी एंड मैक एड्रेस का यहाँ पर क्या होता है, वेरिफिकेशन होता है, और उसी मैक पर डेटा रिसीव होता है जिस मैक के लिए वो, या जिस मैक एड्रेस के लिए वो डेटा होता है। क्योंकि स्विच आईपी बेस तो कम्युनिकेशन करेगा नहीं, है ना, तो आईपी बेस पर, आईपी पर ये डेटा शेयर नहीं करेगा। तो राउटर से जो डेटा मिलेगा हमारे स्विच को, अगर बाहर से कोई ट्रैफिक आ रही है, और अगर हमारे राउटर का काम ही नहीं है, तो हमारा, मान लिया कि एक स्विच है, ये भी तो हो सकता है, सारी लेयर जरूरी नहीं हमेशा एग्जिस्ट करती हो। अगर आपने एक स्विच लिया और एक पीसी लिया और एक और पीसी लिया, तो क्या यहाँ पर नेटवर्क लेयर का कोई काम है? यस नो सर। सर। यस सर, कहाँ काम है? नहीं सर। हमारा लोकल एरिया में ही लेयर टू के अंदर ही लोकल में काम हो नहीं, जा रहा है ना, लोकल में तो नहीं सर। फिजिकल डिवाइसेस प्लस लेयर टू, दो ही कॉन्सेप्ट हो रहा है। तो यहाँ पर हमारा मैक एड्रेस बेस्ड कम्युनिकेशन है, देयर इज नो नीड ऑफ एनी आईपी एड्रेस, है ना। आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करना है, बट आईपी एड्रेस का कोई यहाँ पर रोल नहीं है मैक एड्रेस, सॉरी, ये स्विच के साथ। अब ये कॉन्सेप्ट हम अगर इस तरीके से बोले तो नॉन टेक्निकली, या जो इसमें फर्स्ट टाइम इन समझ रहे होंगे वो कहेंगे कि नहीं, ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि मैक एड्रेस, आईपी एड्रेस का कोई रोल ही नहीं है। आईपी एड्रेस लेयर टू पर एग्जिस्ट करता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास आई लेयर टू पर एआरपी और आरएआरपी प्रोटोकॉल एक्टिव होते हैं। सो एआरपी जो हमारा होता है, एड्रेस रिसोल्यूशन प्रोटोकॉल, आईपी टू मैक रेजोल्यूशन पर। एंड मैक टू आईपी के लिए, ये दोनों प्रोटोकॉल यहाँ पर वर्क कर रहे होते हैं। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। अब थोड़ी देर म्यूट करके रखेंगे बीच में ही, अगर स्टार्टिंग में ही मैं इसीलिए पूछ लेता हूँ, किसी को कुछ आंसर करना है तो इन बिटवीन आंसर या कुछ बीच बीच में मत बोलिए। ओके, तो यहाँ पर ए आर पी आर ए आर पी, मैक टू आईपी, आईपी टू मैक का ये कॉन्सेप्ट होता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आईपी का एग्जिस्टेंस है ना। अभी हम लोग इसको मॉनिटर भी करेंगे और देखेंगे कि क्या हमारा ये पैकेट आईपी रिलेटेड डिटेल से कुछ ऐसा रखा हुआ है। सो लेट्स सी, अगर पैकेट के अंदर मिल गया तो मिल गया, बट इतना नॉलेज में होना चाहिए कि यहाँ पर आईपी मैक और मैक आईपी का भी कन्वर्सेशन होता है। वन मोर थिंग, लाइक मैक हमारा क्या होता है, एक तरीके का 48 बिट्स का परमानेंट एड्रेस होता है हमारी डिवाइसेस के लिए। तो हर कंप्यूटर का एक क्या होता है, मैक एड्रेस होता है, और मैक एड्रेस हमारा स्विच यूज करता है। अगर हम लोग यहाँ पर स्विच की जगह हब इस्तेमाल करें तो हमारा लेयर टू एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि हब हमारा किस लेयर पर वर्क करता है, इसलिए लेयर वन पर। तो यहाँ पर हमारा जो डेटा सेंड और रिसीव होगा वो ब्रॉडकास्ट मीडिया का इस्तेमाल करने लगेगा। और सेकेंड लेयर पर हमारा जो ब्रॉडकास्ट होता है वो वन टाइम ब्रॉडकास्ट होता है, उसके बाद जिसके लिए डेटा होता है ना, उसके लिए वो हमारा डेटा सेंड और रिसीव होता है। तो जब फर्स्ट टाइम स्विच हमारा लर्न कर लेता है मैक एड्रेसेस वगैरह को, तो वो फिर उसी को डेटा देता है जिस मैक एड्रेस के लिए वो डेटा होता है। अभी लाइव मॉनिटर करेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो हमारा मैक एड्रेस होगा 48 बिट्स का, लेकिन मैक एड्रेस का जो टेबल होता है स्विच के अंदर, उसको हम लोग बोलते हैं कैम टेबल। क्लियर है? कैम टेबल, कैम स्टैंड फॉर कंटेंट एड्रेस मेमोरी, कंटेंट एड्रेस मेमोरी स्टोर इंफॉर्मेशन रिलेटेड मैक एड्रेस। ठीक है, तो जब भी आप स्विच वगैरह पर देखेंगे तो ये स्विच क्या करेगा, आपके कंटेंट
कंप्लीट कैम टेबल की इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखेगा। आप जस्ट यहाँ पर स्टो मैक एड्रेस की डिटेल चेक करेंगे तो अपडेट दे देगा। यहाँ पर कोई एड्रेस नहीं है तो डोंट वरी, मैं एक बार यहाँ से मैसेज सेंड और अपडेट करके चेक कर लेता हूँ। जब इसके पास कुछ अपडेट आ जाएगा, कुछ डिवाइसेस का इसके पास पीसी असाइन नहीं किया गया है तो ठीक है, आ गया होगा अपडेट। एक ही पीसी से हम लोग बस चेक कर लेते हैं। नाउ यू कैन सी इसके पास क्या है, मैक एड्रेस टेबल का पूरा अपडेट होता है। तो मैक एड्रेस टेबल हमारे स्विच पर क्या होता है, स्टोर होता है। ये स्विच स्टोर कर लेता है। अब मान लिया पोर्ट 2 और पोर्ट 3 से रिलेटेड कभी भी कम्युनिकेशन होगा तो ये आइडेंटिफाई कर लेगा और इन पोर्ट्स पर वो डेटा, यानी कि ये मैक एड्रेस पोर्ट 1 सॉरी 2 के लिए एक्टिव है और पोर्ट 3 के लिए हमारा ये मैक एड्रेस है, तो इन दोनों को ही डेटा रिसीव होगा। कोई अगर सेंड करता है, बाकी किसी और को डेटा रिसीव नहीं होगा। इस पीसी के लिए यानी कि F0/2 नंबर पोर्ट इस सर्वर के लिए है तो इसका मैक एड्रेस ये है, आइडेंटिफाई करेगा स्विच और देन उसको डेटा सेंड करेगा। ठीक है, अब इसको मैं लाइव दिखाता हूँ कि ये कैसे आइडेंटिफाई कर रहा होता है। जैसे यहाँ से हमारा पैकेट जनरेट हुआ, अब देखो ये कौन सा पैकेट है, ICMP पैकेट है। मैंने कौन सा मैसेज सेंड किया था, पिंग मैसेज सेंड किया था। जब ये मैसेज हमारा गया कहाँ पर, स्विच के पास, तो अब ध्यान देना, मैं यहाँ से अगर इस मैसेज को चेक करूं तो इस मैसेज में क्या क्या इंफॉर्मेशन है, लेट्स सी। यहाँ पर हमारे पास लेयर 3 की इंफॉर्मेशन है, बट हमने अभी लेयर 3 को डिस्कस नहीं किया। तो लेयर 3 का जो अपडेट है इसको हम हटाते हैं और ये IP एड्रेस की इंफॉर्मेशन है। बट लेयर 2 पर देखो मैक एड्रेस की इंफॉर्मेशन है। लेयर 2 मैक एड्रेस की इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखा है। अब ये लेयर 2 जो है ये मैक एड्रेस की इंफॉर्मेशन के साथ IP एड्रेस की इंफॉर्मेशन किस कंडीशन में स्टोर कर सकता है मैंने बताया, और उस कॉन्सेप्ट को अगर मुझे कंप्लीट करना है, सो लेट मी शो। मुझे इस मैसेज को डिलीट करना पड़ेगा और एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ से इस पीसी को IP देते हैं विच इज 192.168.100.20। दिस इज द न्यू मशीन और जस्ट मैंने इसको IP दिया तो अब ये एक मैसेज जनरेट किया, यू कैन सी। अब यहां से एक मैसेज जब जनरेट होगा, इससे मान लिया इसके लिए, तो अब देखो ये कौन सा मैसेज जनरेट कर दिया, ICMP और ARP। स्विच ARP मैसेज क्यों जनरेट करता है, लेयर 2 की हम लोग बात कर रहे हैं, ये लेयर 2 डिवाइस, सर आईपी से मैक एड्रेस के लिए। ये ARP क्यों जनरेट करता है, अभी मैंने बताया ARP मैसेज इसलिए होता है ताकि वो IP टू मैक का पता कर पाए, है ना। सर तो अगर मैं इस मैसेज को चेक करूं तो इसके अंदर लेयर 2 के अंदर देखो क्या इंफॉर्मेशन है। यही चीज मैं कंफर्म वहां पर वर्बली बोला था कि अगर कोई बिगनर होगा तो कहेगा यहाँ गलत मैंने बोल दिया, बट गलत नहीं होता है, वो चीज कॉन्सेप्चुअली हमें समझना पड़ता है, राइट। तो देखो लेयर 2 में हमारे पास क्या है, IP एड्रेस की इंफॉर्मेशन है, सोर्स और डेस्टिनेशन का। तो ये IP बेस्ड कम्युनिकेशन नहीं कराएगा, इसके पास जस्ट एक मैसेज है और ये इसी IP एड्रेस पर एक ब्रॉडकास्ट मैक, ये क्या है, एक ब्रॉडकास्ट डेटा है, ये देख रहे हो ना आप। तो यहाँ पर FFF मतलब कि अभी हमारा एक मैक एड्रेस जो डेस्टिनेशन का है वो आइडेंटिफाई नहीं हुआ है, और हमारा जो ARP है ये प्रोसेस करेगा, कंस्ट्रक्ट करेगा रिक्वेस्ट फॉर टारगेट IP एड्रेस, और ये इनकैप्सुलेट जो होगा हमारा PDU इथरनेट फ्रेम, उसके अंदर फिर हमारा वेरीफाई होगा IP और मैक, और उसके बाद वेरिफिकेशन के बाद दोबारा से हमारा एक डेटा जनरेट होगा ICMP मैसेज का, तब जाकर हमारा ये कम्युनिकेशन सक्सेसफुल होगा। जैसे आगे जैसे ये मैसेज गया इसके पास, स्विच के पास, अब देखो स्विच ने कैसा इंफॉर्मेशन स्टोर किया, अभी भी इसके पास मैक एड्रेस नहीं है और स्विच के पास IP का इंफॉर्मेशन है लेयर 2 के अंदर उसके मैसेज में। क्लियर हुआ।
और जब ये मैसेज आगे गया और वेरीफाई हुआ सभी के लिए कि भाई इसने मैसेज किया इससे इससे इससे, स्विच ने तीनों को ब्रॉडकास्ट किया, वन टाइम ब्रॉडकास्ट करेगा स्विच ताकि सबका मैक एड्रेस पता कर सके। और ये वेरीफाई हुआ पैकेट ये लॉस हो गया क्योंकि इनका मैक एड्रेस मैच नहीं हुआ, इसका मैच हुआ तो ये रिप्लाई देगा। और अब ये रिप्लाई किसको जाएगा, सभी को जाएगा या PC 1 को? PC 1 को। अब ये PC 1 को जाएगा क्योंकि हमारा कंफर्मेशन हो गया। अब दोबारा यहाँ पर ICMP मैसेज जाएगा जो कि हमने सेंड किया था कि इन दोनों के बीच में रिप्लाई आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब ये देखो ICMP पैकेट है, क्लियर। और यहाँ पर देखो अभी मैक एड्रेस रिजॉल्व हो गया। सो ARP जनरेट होता है ताकि वो अपने मैक एड्रेस की टेबल को मेंटेन कर पाए। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट Yes, sir. सभी लोग? यस सर। ओके, तो ये चीज हुआ। जहाँ कहीं डाउट रहे पूछ लेना आप लोग। आगे हमारा मैसेज इधर आया एंड देन फॉरवर्ड भी वैसे ही हो रहा है। तब इन दोनों के बीच में बातें हो रही हैं। रेस्ट क्या क्या बातें हो रही हैं कैसे हो रही हैं वो प्रोटोकॉल इधर मॉनिटर कर सकते हैं हम लोग। रियल सिनेरियो में कैसे मॉनिटर करना है अभी मैं दिखाता हूँ। आगे बढ़ते हैं। ओके, तो यहाँ से मेरा नोट्स डिलीट हो गया, शॉर्ट नोट। ओके, तो डेटा लिंक लेयर पर हमारा 4-5 पॉइंट मैंने मेंशन किया था। एक तरीके का रिलायबल कम्युनिकेशन के लिए होता है। फ्रेमिंग फॉर्मेट में या फ्रेम फॉर्मेट में डेटा को हैंडल करता है। एरर डिटेक्शन हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है। और एरर डिटेक्शन के साथ ये क्या करता है, लाइक फ्लो कंट्रोल को मेंटेन करता है ना, एग्जैक्टली किसके लिए डेटा है ये सारी चीजें मेंटेन हो जाती हैं। सो दीज आर द पॉइंट्स। एंड लास्ट वन, मैक आइडेंटिफिकेशन यहाँ पर होता है। तो मैक एड्रेस का रोल काफी बड़ा होता है लेयर 2 पर। और यहाँ पर एरर फ्री नेटवर्क हमें सेंड और रिसीव करने को, या एरर फ्री डेटा हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है। ओके, तो हमारा जो डेटा लिंक लेयर है यहाँ पर इथरनेट, वाईफाई, TCP/HDLC, फ्रेम रिले, ऐसे कनेक्शंस हमारे वर्क करते हैं। तो मैक एड्रेस का मैंने कॉन्सेप्ट यहाँ पर आप लोगों को दिखा दिया कि हमारे NIC कार्ड में मैक एड्रेस प्रेजेंट होता है, IP एड्रेस भी हमारे NIC कार्ड का ही होता है। तो ये कैसे प्रोसेस किया, अगर ये पॉइंट्स कुछ नोट करना है तो कर लेंगे। आगे बढ़े। सर ये फ्लो कंट्रोल इसी में होता है डेटा लिंक लेयर में या ट्रांसपोर्ट लेयर में? ये डाउट है नहीं, सर, यही इधर ही होगा, राइट। क्योंकि ये तो फ्लो कंट्रोल तो टीसीपी आईपी का फीचर है, TCP तो है वो क्या? ट्रांसपोर्ट लेयर पे करती है काम। ये फ्लो कंट्रोल होता है क्या एग्जैक्टली अगर थोड़ा सा आप डिफाइन करें तो मैं आगे बताऊं। सर फ्लो कंट्रोल बेसिकली जब हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं दो डिवाइसेस के बीच में, तो वो विंडो एडजस्ट करेगा अपना, अगर एक्स्ट्रा फ्लो आ रहा होगा तो उस फ्लो को कम करेगा। ओके। विंडोइंग के थ्रू एडजस्ट कर सकता है, या फिर हार्ड डिस्क में अगर स्पेस ना हो तो वो रिक्वेस्ट जनरेट कर सकता है कि ज्यादा पैकेट ना भेजे जाए उसके पास, कुछ ऐसा। फ्रेम साइकिल क्या होता है? सर फ्रेम साइकिल ये तो टीसीपी विंडोइंग के हिसाब से काम करेंगे सर, दो मशीन। मुझे तो कुछ नहीं ऐसा ही नहीं, पता है। TCP बेस्ड हमारा कम्युनिकेशन है, UDP बेस्ड कम्युनिकेशन है, वो तो हमारे पैकेट पर डिपेंड करता है, राइट। कि हमने, या हमारा जो सोर्स और डेस्टिनेशन है किस बेस पर कम्युनिकेशन स्टार्ट कर रहा है, राइट। और कहीं ना कहीं वही मैसेज तो हमारा फॉरवर्ड हो रहा है इधर। अगर TCP बेस्ड कम्युनिकेशन है या UDP बेस्ड है, वही तो हमारे पास मैसेजेस आ रहे हैं आगे टुकड़ों में। TCP मैसेज है तो उसका आगे जो मतलब कि हमारा जो ट्रांसपोर्ट है वो सेगमेंट में लिया हुआ है, तो सेगमेंट का जो आगे ब्रेक होगा मैसेज या जिस भी फॉर्मेट में या होगा, TCP है तो TCP, UDP है तो UDP। उसी सिनेरियो में तो हमारा सेगमेंट जो होगा पैकेट में ब्रेक होगा, ये पैकेट में आएगा। क्यों? हेलो। नहीं सर, नहीं समझ में आया। हमारा जो कंप्लीट डेटा होता है वो किस फॉर्मेट में होता है? सर सोर्स एड्रेस, डेस्टिनेशन एड्रेस, डेटा, कंप्लीट प्रैम्बल। मैसेज जो हमारा होता है वो हमारा प्रैम्बल से सेगमेंट स्टार्ट होता होता है। है। ओके। सेगमेंट होता है ना। और सेगमेंट के बाद हमारा डेटा क्या होता है? सेगमेंट हमारा किधर होता है फिर?
ट्रांसपोर्ट लेयर पे सेगमेंट हुआ, सेगमेंट के ऊपर फॉर्मेटेड डेटा आ गया। हाँ, उधर फॉर्मेट हमारा प्रेजेंटेशन और इधर डेटा हुआ। मेन हमारा जो डेटा का कंप्लीट प्रोसेस है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, टीसीपी यूडीपी जैसा, फोर्थ ट्रांसपोर्ट लेयर। लेयर। तो सेगमेंट हमारा किधर गया, फिर नेटवर्क लेयर। हमारा जो सेगमेंट पार्ट है वो पैकेट पे कहाँ पर होता है, नेटवर्क लेयर ना। पैकेट क्या होता है, मल्टीपल। जैसे कि अगर हम कोई भी इंफॉर्मेशन, मान लिया कि एक जीबी की मूवी आप डाउनलोड कर रहे हो, तो 1 जीबी हम क्या बोलेंगे, इसको पैकेट बोलेंगे, सेगमेंट बोलेंगे, फ्रेम बोलेंगे, बिट बोलेंगे। सेगमेंट। इसका क्वेरी था, सर मेरा क्वेरी था पीयूष। इसको क्या बोलेंगे बताइए। वेट। सर वो तो बेसिकली डेटा ही है सर। अब वो एमटीयू साइज के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना बड़ा जा रहा है। हाँ, तो वही तो मैं कह रहा हूँ लाइक। कि वो एक बार में तो हमारे पीसी पर डायरेक्टली डाउनलोड नहीं हो जाएगा, है ना, कि बस जस्ट सेकंड में ये हो गया, हो भी सकता है। लेकिन वो इतना फास्ट, उसके बीच में ये सारे प्रोसेस होते हैं कि जस्ट वो डाउनलोड कर लेता है, राइट। अब क्योंकि मान मैंने लिया, अभी आपके लिखने पे मैंने गूगल करके चेक किया फ्लो कंट्रोल, तो उसने भी मुझे वही दिखाया ट्रांसपोर्ट लेयर अभी। तो इसलिए मैं डाउट में आ गया। नहीं, इसका कॉन्सेप्ट आप एक लेयर पर लेकर मत करिए इसको, जस्ट उसके आगे कीवर्ड ऐड कर दो, फ्लो कंट्रोल विथ डेटा लिंक लेयर, राइट। आपको डिटेल मिल जाएगी, और गूगल कर लीजिए, उसमें मिल जाएगा, ठीक है। ओके। हाँ, तो हम लोग कहाँ पर थे, लेयर खत्म हो गई सर, डेटा लिंक लेयर ये समझ डेटा लिंक लेयर। तो डेटा लिंक लेयर हमारा क्या करता है, एरर अब देखो, एक चीज और हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं, जो फ्रेम साइकिल मैंने पूछा था ना, फ्रेम साइकिल, है ना। तो फ्रेम एरर डिटेक्शन या फ्रेम या एरर फ्री फ्रेम कब होता है, आप लोगों ने इसका वो देखा होगा कि तो हमारा कुछ सीआरसी कैलकुलेशन, हाँ। सीआरसी कैलकुलेशन, है ना, साइक्लिक रेडिडेंसी जो सीआरसी। चेक होता है। तो ये हमारा, मान लिया कि हमारा जो एक सोर्स रिसीव्ड फ्रेम है, और यहाँ पर जो हमारा ट्रांसफर हो रहा है अनदर, मतलब वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, इसमें क्या होता है, फ्रेम चेकिंग साइकिल सीआरसी। चलता है। तो ये भी हमारा एक कंट्रोल का ही पार्ट है, राइट, कि हमारा एरर भी डिटेक्ट हो रहा है और वो कंट्रोल भी हो रहा है ना। ये सारी चीजें इस उसी में, जस्ट मैंने इसीलिए कहा कि कीवर्ड ऐड करेंगे, फ्रेम कंट्रोल विथ डेटा लिंक लेयर, है ना, यह प्रोसेस आपको मिल जाएगा, चेक करिएगा। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या है यहाँ पर, नेटवर्क लेयर। और अगर नेटवर्क लेयर की हम लोग बात करें तो यहाँ पर हमारा क्या प्रोसेस है, बेस्ट, रूट, और हमारा डिवाइस क्या इस्तेमाल होगा, राउटर। राउटर या कोर लेयर राउटर। डिवाइसेस, राउटर आर कोर लेयर डिवाइसेस। सो कोर लेयर कोर, मतलब। कोर लेयर मीन्स हमारा लेयर 3 का डिवाइसेस होता है, जो एक तरीके का टॉप ऑफ हायरार्की वर्क कर रहे होते हैं किसी भी नेटवर्क में, राइट। ओके। तो हमारा नेटवर्क लेयर या ये जो है, इसमें हमारा क्या क्या कंपोनेंट वर्क करेगा, या क्या क्या इंफॉर्मेशन हम लोग मेंशन कर सकते हैं, लाइक रूट द पैकेट, रूट और राउट द पैकेट्स। ओके, मैं यहाँ से इसका कलर चेंज कर दूं, नेटवर्क लेयर। तो हमारा रूट करना पैकेट्स का जो प्रोसेस होता है वो कहाँ पर होगा, इधर। तो रूट करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क होना चाहिए, है ना। तभी तो मान लिया कि अगर हम यहाँ से कोई इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर देख रहा है, तो बीच में बहुत सारे राउटर्स हैं, बहुत सारे नेटवर्क हैं, और हमारा पैकेट कहीं ना कहीं रूट हो रहा है किसी न किसी पाथ से, आपके कंप्यूटर या आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है ना, जस्ट अ प्रोसेस। तो ये रूट करना पैकेट्स का जो प्रोसेस होता है, इधर होता है फ्रॉम वन नेटवर्क टू अनदर नेटवर्क। ओके, एंड डील विथ आईपी एड्रेस। यहाँ पर जो हमारा आइडेंटिफिकेशन होता है, या जो सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में एड्रेसिंग का पार्ट होता है, वो क्या होता है, आईपी एड्रेस का, और आईपी बेस्ड कम्युनिकेशन यहाँ पर होता है। ओके,
और यहाँ हमारा जो पैकेट वो डेटा होता है वो हमारा क्या होता है, पैकेट्स का फॉर्मेट होता है या पैकेट पार्ट में डेटा होता है। यहाँ पर कौन कौन से ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो वर्क कर रहे होते हैं। पहला हमारा क्या हो गया, आईपी। ओके, यस आईपी हो गया। एंड अदर क्या कंपोनेंट हम लोग यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। सेकंड मैंने बोला कि रूटिंग प्रोसेस यहाँ पर होता है, तो रूटिंग में हमारा या राउटिंग में हमारा क्या होएगा, स्टैटिक आर डायनेमिक राउटिंग, ये होगा ना प्रोटोकॉल। स्टैटिक या डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल होगा, लाइक रिप हो गया, EIGRP हो गया, ISIS, SIS हो गया, OSPF हो गया, OSPF। BGP। तो ये सब हमारा क्या है, यहाँ का एक कंपोनेंट होगा। ओके, जो कि डेटा राउटिंग, पैकेट्स राउटिंग के पॉइंट को हैंडल कर रहा होगा। तो बेस्ट रूट या बेस्ट राउटिंग का पार्ट हमारा इधर ही होता है। मल्टीपल रूट के बीच में ये चीज आप देख सकते हो। कोई भी राउटिंग प्रोटोकॉल या राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन की वीडियो आप देखेंगे नेट पर, आपको पता चल जाएगा। लाइक OSPF देख लो, BGP देख लो, कोई भी ऐसा देख लो कि एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में हमारा रूट कैसे हो रहा है। तो राउटर क्या करता है, और अभी इतना ही नहीं है, बहुत सारी चीजें इसके अंदर हो जाती हैं। लाइक राउटर क्या करता है, मैट्रिक कैलकुलेट करता है ना, अपने यस बेस्ट सर। रूट के लिए मैट्रिक कैलकुलेट करता है। और क्या क्या मैट्रिक्स में चीजें होती हैं, लाइक वो स्पीड भी चेक कर लेता है, एएस बैंडविड्थ को नंबर। देख लेता है, ऑटोनोमस सिस्टम नंबर देख, सॉरी एएस नंबर देख लेता है, AD वैल्यू देख लेता है, कौन सी प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर है वो देख लेता है, डीले टाइम के अकॉर्डिंग चेक कर लेता है, एंड कॉस्ट कॉस्ट वैल्यू भी देख चेक कर। लेता है, हाँ। नंबर ऑफ हॉप्स को देख लेता है। तो मल्टीपल सब कंपोनेंट राउटर क्या करता है, चेक करता है एंड देन बेस्ट रूट कैलकुलेट करता है। क्लियर है? यस सर। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास है लाइक ट्रांसपोर्ट लेयर। और ट्रांसपोर्ट लेयर हमारा एक तरीके का TCP एंड UDP को सपोर्ट करता है, एंड ट्रांसपोर्ट इंश्योर करता है एंड टू एंड कम्युनिकेशन की रिलायबिलिटी, या फिर रिलायबल है डेटा या नहीं है, ये डिपेंड करता है कि हमारा डेटा का टाइप क्या है। तो TCP पैकेट होता है और UDP। अब देखो, TCP और UDP एक अलग कॉन्सेप्ट है, TCP हमारा और UDP। TCP क्या होता है, एक रिलायबल मैसेज होता है, और ये रिलायबल, अनरिलायबल बोलो, या एक तरीके का रिलायबल मैसेज नहीं होता है ना, नॉट सिक्योर। ये एक सिक्योर फॉर्मेट नहीं है ट्रांजैक्शन का या डेटा के लेन देन का। और इधर हमारा क्या होता है, सिक्योर होता है। TCP क्या होता है, स्लो होता है, और ये हमारा क्या होता है, फास्ट होता है। और अगर हम लोग इसमें देखें तो TCP एक्नॉलेजमेंट भी आता है TCP। एक्नॉलेजमेंट प्रोवाइड करता है, मीन्स इधर से हेलो भेजो तो वो हाय बोलेगा, तो ये हमारा एक तरीके का एक्नॉलेजमेंट होता है। और इधर हमारा नो एक्नॉलेजमेंट है ना, ऐसा होता है। तो ये जो होता है, ये मीडिया स्ट्रीमिंग वगैरह जब होता है ना, मीडिया स्ट्रीमिंग है ना, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और इन सारी चीज़ों में, तो हमारा UDP बेस्ड कम्युनिकेशन है। और हमारा जो TCP है, ये हम लोग बोल सकते हैं लाइक स्लो कम्युनिकेशन जहाँ पर होता है, स्मॉल पैकेट्स जहाँ पर सेंड करने होते हैं, है ना, रिलायबल कम्युनिकेशन जहाँ पर होते हैं। तो ये होता है, जब भी हम सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में कोई मैसेज फॉरवर्ड करेंगे तो ये ऑटोमेटिक हमारे कम्युनिकेशन के ही बिहाफ पर TCP है या UDP है वो डिफाइन हो जाएगा। आप एक वेबसाइट को सरफेस करो, वेबसाइट को एक्सेस करो, HTTP साइट, वेब सर्फिंग करो, तो वहां पर कौन सा मैसेज होगा, वेब सर्फिंग के लिए HTTP होगा। वही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और कुछ ऐसा करो तो वहां पर हमारा UDP ट्रांजेक्शन होगा। तो ये ऑटोमेटिक, ये सब बैकएंड में हमारा क्या होता है, वर्क करता रहता है। इसी को एनालिसिस करने के लिए हम लोग OSI मॉडल और ये सारी चीजें देखते हैं, समझते हैं। और हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, लाइक जो भी हमारा प्रोटोकॉल ये वर्क करेगा, हेलो TCP UDP है, और क्या प्रोटोकॉल इधर वर्क कर सर। सकता है। हाँ जी। सर ये बैंकिंग ट्रांजैक्शन भी हम लोग टीसीपी में कंसिडर कर सकते हैं क्या? हाँ, जो भी ऐसे जो सेशन ट्रांजेक्शन, क्रिएट होता है उस। हाँ। जो भी हमारे
स्लो डेटा प्रोसेस है या एक तरीके का HTTP की ब्राउजिंग कर रहे हो, है ना, मीडिया स्ट्रीमिंग का पार्ट नहीं है, वहां पर हमारा क्या होगा, TCP होगा। अगर इसको एक्नॉलेज करना चाहते हो, चेक करना चाहते हो, तो आप वो प्रोसेस करते हुए बैकएंड में वायरसार्क रन कर दो। क्लियर है? समझ रहे हैं? अब मान लिया कि बैंकिंग वाले का मैं कंप्लीटली TCP, देखो, पहले तो आप कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हो, वेबसाइट लॉगिन कर रहे हो, TCP मैसेज होगा। दूसरी चीज, आजकल बैंकिंग एप्लीकेशन में ही आप लोग क्या करते हो, लाइव वेरिफिकेशन करा रहे होते हो, है ना? करते हैं ना हम लोग, लाइव वेरिफिकेशन होता है कि नहीं यस होता सर। है यस सर। एप्लीकेशन के थ्रू? फेस आइडेंटिफिकेशन और ये सारी चीजें होती हैं, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स। बैंक सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो उस कंडीशन में हमारा क्या होगा, वीडियो स्ट्रीमिंग हो रहा है। तो कॉन्सेप्ट समझ में आया? मेरे कहने का मतलब कि जैसे ही हमारा कॉन्सेप्ट चेंज होगा, उसी प्लेटफॉर्म पर हमारा जो मैसेज होगा या पैकेट्स होगा वो क्या होगा, चेंज हो जाएगा, वर्क करेगा एज पर सिनेरियो। TCP प्रोटोकॉल हो गया, UDP प्रोटोकॉल हो गया, और कौन सा प्रोटोकॉल इधर फंक्शन करता है? कोई और प्रोटोकॉल बताएंगे इस बेस पर? अगर हम UDP बोल रहे हैं तो यहाँ पर RTP भी तो ऐड कर सकते हैं। क्यों? यस। रियल टाइम ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। ओके। तो RTP बेस्ड जो हैंडलिंग होता है, यही तो हमारा मीडिया बेस्ड का हैंडलिंग होता है, ऑडियो वीडियो लेवल पर, है ना? ओके। इसके बाद हमारे पास एक वैल्यू है जो कि है सेशन लेयर। और सेशन लेयर को हम लोग कैसे समझ सकते हैं, बिटवीन सेंडिंग एंड रिसीविंग? ये मेंटेन सेशन बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन। ये क्या करता है, स्टेब्लिश करता है, मेंटेन करता है और टर्मिनेट करता है। तो मेंटेन, टर्मिनेट, टर्मिनेशन एंड स्टेब्लिश सिंक्रोनाइजेशन। या सिंक्रोनाइजेशन। तो ये जितने भी सेशन बेस्ड सिनेरियो होते हैं वो सभी क्या पर होते हैं, हमारे सेशन लेयर में होते हैं। तो ये हैंडल करता है सिंक्रोनाइजेशन एंड एक तरीके का जो सिंक्रोनाइजेशन, या बोल सकते हैं कि डायलॉग कंट्रोल बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन, ये सब क्या करता है, मेंटेन करता है। मैनेज कनेक्शन बिटवीन एप्लीकेशन और विद एप्लीकेशन, ये क्या करता है, एक तरीके का जो भी हमारा मैनेज कनेक्शन विथ एप्लीकेशन। ओके। सो एक तरीके का इंश्योरिटी या इंश्योर करता है कि एप्लीकेशन लेयर पर जो भी हमारा सेशन है वो प्रॉपर मेंटेन है या नहीं है। अब इसका कोई एग्जांपल आप लोग बताओ, सेशन से रिलेटेड। अभी किसी ने बैंक का कुछ एग्जांपल दिया था। ट्रांजेक्शन पासवर्ड। आवाज क्लियर नहीं है। हेलो। हाँ जी। हाँ, उसमें सर मोस्टली हमारे पास किससे ओटीपी भी होता है कंफर्मेशन के लिए, या हम्म। फिर ट्रांजैक्शन पासवर्ड्स वगैरह भी रहते हैं। गुड। तो ये शायद सेशन लेयर में कंसिडर हो सकता है चीज। हाँ, हम लोग जैसे कि स्पेसिफिक सेशन, मान लिया कि कोई वेबसाइट एक्सेस कर रहे होते हैं अपने कंप्यूटर से, यस। तो कहीं ना कहीं हमने वहां पर लॉग इन कर रखा है, तो हमें एक सेशन ID मिलता है ना, एक सेशन क्रिएट यस। होकर मिलता है। तो वो ID वैलिडेट करता है हमारे सेशन को पर्टिकुलर टाइम ऑफ पीरियड के लिए, कि हम लॉग इन है ना। और वो हम्म। डेवलपमेंट का पार्ट है कि हमारा जो एल्गोरिदम है या वेबसाइट का जो पर्टिकुलर सेशन है वो कितने टाइम के लिए, क्या है, कैसे है। किसी वेबसाइट पर आप लॉग इन करके आप कुछ समय छोड़ दो, तो वहां पर आपका जो सेशन होता है वो क्या हो जाता है, एक्सपायर हो जाता है। तो वो मोस्टली भी वहाँ पे हमारा एक, यूजर नेम और पासवर्ड से हम लोग लॉग इन करते हैं, हाँ, तो वो तो भी एक सेशन ही हो गया। इस तरीके से हम लोग काउंट कर सकते हैं। अनदर थिंग, VPN कनेक्शन। हम लोग VPN कनेक्शन लेते हैं ना,
तो यस सर। वीपीएन कनेक्शन में भी हम लोग क्या करते हैं, मान लिया कि हम अपने लैपटॉप पर वीपीएन एप्लीकेशन को लॉन्च किए, और वीपीएन एप्लीकेशन हुआ ना एक एप्लीकेशन यस सर। इंटरफेस के लिए, और उसके बाद हमने एक्स सर्वर के साथ सेशन क्रिएट कर लिया, राइट। तो जब तक हमारा वो सेशन लाइव है, जब तक हम प्रॉपर रूल और जो भी प्रोटोकॉल है उसको फॉलो कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर समय के लिए अगर हम वहां पर सेशन को यूज करना छोड़ दें तो हमारा सेशन क्या हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा। या हम यहाँ से सेशन को क्या कर सकते हैं, टर्मिनेट कर सकते हैं, स्टेब्लिश भी कर सकते हैं, टर्मिनेट भी कर सकते हैं, और मैनेज भी कर सकते हैं, मेंटेन भी कर सकते हैं। तो हमारा वीपीएन बेस जो कनेक्शन है, रिमोट कनेक्शन है, ये भी हमारा सेशन है। आरडीपी प्रोटोकॉल विंडोज इकोसिस्टम में आप लेते हो, एज्योर वगैरह की मशीनें एक्सेस करते हो, वो भी तो हमारा एक सेशन बेस है, क्यों। जी सर। और मान लिया कि आप किसी एसक्यूएल सर्वर के साथ या डेटाबेस के साथ सेशन स्टेब्लिश करते हो, राइट। डेटाबेस की इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करते हो, अपडेट करते हो, वहां पर लॉग इन करते हो अपने यूजर नेम और पासवर्ड बेस्ड क्रेडेंशियल को, तब भी आपका एक सेशन क्रिएट होता है, राइट। तो ये सारी चीजें हमारा एक सेशन बेस में हम लोग ले सकते हैं। एंड टेलनेट के थ्रू जब हम लॉग इन करते हैं, है ना, नॉर्मली आपने देखा होगा कि अ, अब जो भी हम लोग कोर लेयर की डिवाइसेस को कॉन्फ़िगर करते हैं, चाहे वो राउटर है, चाहे वो फायरवॉल है, या कोई भी कोर लेयर की डिवाइस, हम लोग वहां पर क्या करते हैं, टेलनेट या एसएसएच लेते हैं, है ना, टेलनेट या एसएसएच लेते हैं। तो जब भी हम दोनों के बीच में एक सेशन क्रिएट करते हैं, तो वो भी क्या होता है, एक पर्टिकुलर टाइम ऑफ पीरियड के लिए होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम फायरवॉल को कंसीडर करें टेलनेट के लिए, तो ये बाय डिफॉल्ट कितने समय के लिए होता है, 5 मिनट का एक सेशन होता है। सिस्को फायरवॉल और ये सारी चीजें आप देखें तो हर एक वेंडर, हर एक डिवाइस, हर एक प्लेटफॉर्म का अलग अलग सेशन सिनेरियो हो सकता है, एज पर रूल, एज पर कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, ये सारी चीजें। तो सेशन लेयर मेंटेन सेशन बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन, और स्टेब्लिश सेशन बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन, सिंपल हम लोग बोल सकते हैं। या फिर हमारा सेशन मैनेज होने का जो काम हो रहा होता है। एंड नेक्स्ट वन इज प्रेजेंटेशन लेयर। तो प्रेजेंटेशन लेयर हमारा क्या करता है, प्रेजेंटिंग डेटा, है कि नहीं। तो इसको हम लोग एज अ प्रेजेंटेशन लेयर पर ट्रांसलेट्स, है ना, ट्रांसलेट करना। एनकोड सर डिकोड। एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन भी होता है इसमें, यस, या फिर एनक्रिप्शन और एनक्रिप्ट करना, कॉम्प्रेस, कॉम्प्रेशन। राइट, कॉम्प्रेस, डीकॉम्प्रेस, जस्ट अपोजिट साइड होगा, इधर कॉम्प्रेस होगा तो उधर डीकॉम्प्रेस होगा, है ना। तो एक तरीके का जस्ट हम लोग इंश्योर करते हैं, या हमारा जो डेटा होता है वो एक पर्टिकुलर रिलायबल फॉर्मेट में प्रेजेंट करना, जो प्रोसेस होता है वो हमारा प्रेजेंटेशन लेयर का वर्क होता है। सो मैनेज डेटा ट्रांसलेशन, ओके, और इनकोडिंग, इंक्रिप्शन, कंप्रेशन, ये सारी चीजें यूज होती हैं। जैसे अभी हम यहाँ पर एक डेटा राइट कर रहे हैं ना, ये जितना भी हम लोग यहाँ पर टेक्स्ट राइट कर रहे हैं, इसको अगर मैं यहाँ पर दिखाऊं, ये हमारा नोट पैड है, तो यहाँ पर देखो हमारा जो इसका एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम है ना, वो क्या है, UTF-8 करके, यहाँ पर देखिए, Windows CRLF समथिंग, ये पूरा क्या है, इसका एक इनकोडिंग प्रोसेस है। UTF-8 समथिंग इसका वैल्यू है जिसमें ये राइट हो रहा है, इस पर ये इनकोड हो रहा है, राइट। ये सारी चीजें हैं। ऐसे ही कोई भी डेटा, आप इमेज, JPG फाइल, PDF फाइल, है ना, वीडियो फाइल, ये सब क्या है, डेटा का फॉर्मेट है, ओके। तो सर सर्टिफिकेट्स भी इसी में आते हैं? हाँ, कोई भी सर्टिफिकेट्स, मतलब क्या, सर्टिफिकेट का जो व्यू है या जो फोटो है, बोल सकते हैं, जो उसका फॉर्मेट है। नहीं सर, जो सर्टिफिकेट इशू होते हैं और जो वेबसाइट्स पे अप्लाई होते हैं वो भी यही लेयर मेंटेन करती है? हाँ, कहीं ना कहीं उसमें भी हमारा इनकोडिंग का जो पार्ट होता है वो हमारा क्या है, एक प्रेजेंटेशन लेयर का ही पार्ट है, क्योंकि वो भी तो कोई ना कोई कोड पर एक्टिव इन क्या होता है, इनक्रिप्ट होता है या इनकोड होता है, राइट।
जब आप सर्टिफिकेट को रेडी करते हो या सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट करते हो तो उसका एक डेटा प्रेजेंट होता है, उसका एक डेटा फॉर्मेट तैयार होता है, राइट। वो भी डॉट डॉट सर्ट Sure. फॉर्मेट होता है ना। हम्म। आप देखो उसका एक्सटेंशन क्या होता है, डॉट CERT समथिंग ऐसे करके होगा, इन विंडोज इकोसिस्टम में बता रहा हूँ, राइट। तो हम्म। वो भी हमारा क्या है, एक तरीके का प्रेजेंटेशन लेयर का ही वो बोल सकते हैं। एंड SSL TLS का कॉन्सेप्ट आप यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हो, और SSL वगैरह हम लोग क्रिएट करते हैं तो हमारा प्रेजेंटेशन लेयर में ही आ जाएगा, है ना। SSL लेयर हमारा क्या होता है, HTTPS एक्सेस का पार्ट होता है ना। जब हम एक वेबसाइट को HTTPS के थ्रू एक्सेस करते हैं तो वहां पर जो हमारा डेटा होता है वो SSL सर्टिफाइड होता है ना, या SSL इंक्रिप्टेड होता है कि नहीं, तो इसमें सिक्योर हैशिंग सॉकेट। भी होता है ना? हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, वो इंक्रिप्शन मतलब ओके। नॉर्मल कोड में नहीं, हैशिंग कोड में हमारा डेटा, या हम्म। साइफर वैल्यू में, या फिर बोल सकते हैं इनक्रिप्टेड वैल्यू में, कोडेड वैल्यू में डेटा हमारा लेन देन होता है, या डेटा का सेंडिंग और रिसीविंग प्रोसेस होता है। अगर मान लिया किसी भी वेबसाइट पर जहां पर हमारा SSL इंक्रिप्शन नहीं है, ऐसी वेबसाइट पर आप डेटा कोई भी सेंड करोगे ना, मान लिया यूजर नेम पासवर्ड कुछ भी ऐसे लॉगिन करते हो, तो वहां पर हमारा प्लेन टेक्स्ट जाएगा, और हैकर अटैकर बहुत आसानी से आपके पैकेट को हैक कर सकते हैं, कैप्चर कर सकते हैं, राइट। तो बेटर है कि HTTPS के साथ हम लोग क्या करें, वर्क करें। और फॉर्मेट अगर हेलो हम लोग सर। यहाँ पर देखें तो जिप फॉर्मेट, हाँ। सर मैं बोल रहा था कुछ कुछ वेबसाइट डोमेन नेम से यूज करने पर HTTPS दिखाता है, लेकिन उससे जब IP से हम यूज करते हैं तो HTTP दिखाता है। हाँ ये तो जिसने भी होस्ट कर रखा है ना उस वेबसाइट को, हाँ। उसका इशू है। तो प्रॉपर होस्टिंग, और आपने जिस प्लेटफॉर्म पर होस्ट किया है उस पर प्रॉपर उस चीज को फिक्स करिए, वो बैकएंड डेवलपमेंट का पार्ट है, राइट। वो चीज फिक्स हो जाती है कि यस। हमारा जो SSL सर्टिफिकेट है या जहाँ से भी वो इशू हुआ है, वो डेवलपमेंट के अंदर या पर्टिकुलर होस्टिंग के अंदर किस तरीके से उसको मैनेज किया गया, राइट। तो वो उस बेस पर है। कभी कभी आपका वेबसाइट नॉर्मल एक्सेस करो तो वो SSL सर्टिफाइड दिखाएगा, है ना, लाइक HTTPS दिखाएगा, चाहे वो IP है चाहे वो डोमेन नेम से करो। बट उसी को किसी आइसोलेटेड लैब के अंदर उसी वेबसाइट को एक्सेस करो तो वहां पर वो इनसिक्योर दिखा देगा, HTTP दिखा देगा, है ना, सेम वेबसाइट। तो वो एक तरीके का डेवलपमेंट का पार्ट है कि आपने जिस लोकेशन पर, जिस जहां पर वो होस्ट किया हुआ है वहां पर क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन में आपने पूरा किया है प्रोसेस को, और कहाँ कहाँ आपने मिस्टेक किया है। कहीं पर भी किसी भी लेयर पर आपने कोई कॉन्फ़िगरेशन में एरर किया होगा तो कहीं ना कहीं वो चीज़ हमारे वेबसाइट के आउटपुट में देखने को मिलेगा। क्लियर है। तो ऐसी ओके। वेबसाइट्स होती हैं। आप आइसोलेटेड लैब VMware वगैरह पर कभी किसी वेबसाइट को एक्सेस करो तो देखो लगभग में ये ऐसा था। मेरा भी अभी 2-3 साल पहले एक सर्टिफिकेट जब इशू हुआ था, आई थिंक वेंडर का नाम मैं नहीं यहाँ पर बता रहा, तो जब मैं आइसोलेटेड लैब में अपनी साइट को एक्सेस कर रहा था तो वो इनसिक्योर दिखा रहा था, है ना। तो उस लेयर पर जाने पर फिर क्या होता था कि हमारा DNS और सारी चीजें एक एक्यूरेट आंसर देना स्टार्ट कर देता था, तो एक वल्नरेबिलिटी थी वहां पर, राइट। ये सारी चीजें हैं। तो अगर ऐसा कुछ है तो जब हम कॉन्फ़िगरेशन पार्ट में कोई कमी रखते हैं ना अपने होस्टिंग साइट, तो तब हमारी साइट इस तरीके से रिस्पॉन्स करती है। क्लियर है। ओके, यस डेटा सर। का फॉर्मेट हमारा जिप फॉर्मेट भी तो हो सकता है, GIF फॉर्मेट भी हो सकता है ना, MP3 MP4 फॉर्मेट भी हो सकता है, क्यों, PDF भी हो सकता है। सो दीज आर द डेटा फॉर्मेट। एंड लास्ट वन इज एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर प्रोवाइड डायरेक्ट इंटरेक्शन बिटवीन एंड यूजर एंड एप्लीकेशन। लाइक अगर मैं वेबसाइट एक्सेस कर रहा हूँ तो HTTP हमारा क्या है, एक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है, और ये हमारा HTTP TCP, ये सारी चीजें क्या होती हैं, TCP बेस्ड कनेक्शन पर ये चीज वर्क करता है, UDP बेस्ड कनेक्शन पर ये FTP। वर्क करता है, राइट। FTP, है ना, यस। SMTP। ओके, तो DNS। यस DNS, ये सारे प्रोटोकॉल्स हमारे इधर वर्क कर रहे होते हैं। अब इनका एक लाइव एग्जांपल अगर हम लोग देखें, लाइक
आई मैप, जो भी हमारे मेल सर्वर प्रोटोकॉल्स हैं, डीएससीपी, एसएनएमपी, टेलनेट, एसएसएच, ये सब हमारे किधर आ जाएंगे, ये प्रोटोकॉल्स इधर आ जाएंगे। ठीक है, तो अगर हम लोग इसका एक लाइव मॉनिटरिंग करते हुए देखें, फॉर एग्जांपल के लिए ये इतना ही बस देखना, ये अभी इधर रखते हैं, और मैंने यहाँ से जस्ट एक मैसेज सेंड किया आईसीएमपी। अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर एक मैसेज सेंड करता हूँ HTTP का, ब्राउजर ओपन करके, लेट्स सी, लाइक HTTP: सर्वर का आईपी क्या है, 192.168.100.250। ये हमारा TCP पैकेट है। क्लियर है, तो ये बैकएंड में डिफाइन होता है। अभी किसी का क्वेरी था कि हमारा TCP और UDP का कॉन्सेप्ट, तो हम जब नॉर्मल कम्युनिकेशन कर रहे होंगे तो वहां पर TCP प्रॉपर वर्क करेगा। ये बैकएंड में ऑटोमेटिक प्रोटोकॉल एक्टिवली वर्क करते हैं। बट अगर हमारे पीसी पर ये प्रोटोकॉल बैन किया गया है ना, ब्लॉक किया गया है, तो हमारा ये कम्युनिकेशन नहीं होगा, ये मैसेज जनरेट नहीं होगा। तो जब मैंने ये रिक्वेस्ट किया तो हमारा TCP मैसेज हुआ। अब देखो ये जो मैसेज है ये क्या लेकर जा रहा है, TCP पैकेट। TCP पैकेट हमारा किस लेयर पर है, 4 नंबर, है ना, ट्रांसपोर्ट लेयर। और यहाँ पर सोर्स पोर्ट नंबर और डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर 80 है। और अगर आप इधर देखोगे कि हमारा जो सोर्स पोर्ट नंबर है 10225, ये हमारा क्या है, यूजर है जो एक्सेस कर रहा है वेबसाइट को, और डेस्टिनेशन हमारा क्या है, 80, जो हमारा सर्वर है। तो सोर्स आईपी एड्रेस यहाँ पर 192.168.100.10 है, और डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस सर्वर का 100.250 है। दोनों का मैक एड्रेस वेरीफाई है, हर लेयर की इंफॉर्मेशन देखो। अब यहाँ पर 5 और 6 का कोई अपडेट नहीं आ रहा है। क्लियर है। यस अब ये मैसेज मेरा आगे फॉरवर्ड हुआ, ये TCP की इंफॉर्मेशन है, इस पर क्लिक करके ये देख लो। अब मैं जैसे ही मैसेज आगे फॉरवर्ड किया, हमारे स्विच के पास अपडेट आया, अगेन TCP। अब इसके पास क्या इंफॉर्मेशन है, लेयर 2, है ना, लेयर 2 की इंफॉर्मेशन है। अब म्यूट कर लो उधर से। अब जब मैसेज हमारा वेबसाइट के पास गया, यानी कि हमारे सर्वर के पास, अगेन TCP मैसेज, इसको एक्सपेंड करो। अब देखो इसके पास क्या मिला, पूरी डिटेल मिल रही है, सोर्स पोर्ट नंबर, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर, सर्वर आईपी। ओके, सारी डिटेल्स हमारे इधर भी मेंटेन हुआ, क्योंकि हमारा पूरा का पूरा टेबल अपडेटेड है, नोन एड्रेस में हम कम्युनिकेट कर रहे हैं। अब यहाँ से देखो वापस आते हुए सोर्स और डेस्टिनेशन की डिटेल्स यहाँ पर क्या होगा, दोबारा से देखो, HTTP मैसेज था ना ये। HTTP हमारा लेयर 7 का प्रोटोकॉल है, और ये एक इनसिक्योर है। क्लियर हुआ। मॉनिटरिंग में हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, इन केस अगर इस सर्वर पर यहाँ से कोई लॉगिन क्रेडेंशियल सेंड किया गया होता है, और मैं यहाँ पर किसी भी मैसेज को मॉनिटर करता, तो आसानी से पता चल जाता कि ये हमारा जो पैकेट है या इसके अंदर जो डेटा है ये क्या है, इस यूजर नेम और इस पासवर्ड से लॉगिन किया गया। अभी वो भी हम लाइव देखते हैं। क्लियर है सभी को। यस यस सर। सर। ओके, तो ये HTTP हुआ। अगर मैं यहीं पर एक और मैसेज जनरेट करता हूं जो कि हमारा HTTPS का है, ये देखो SQLive.com ओपन हो गया, है ना, फाइनली। बट अगर मैं दोबारा से वेब ब्राउजर पर आता हूं और मैं HTTP की जगह HTTPS स्टार्ट करता हूँ, 192.168.100.250, एंटर। ये भी देखो TCP मैसेज है, और यहाँ पर देखो सेम इंफॉर्मेशन है, बट ये, अच्छा मैंने HTTPS लिखा था या HTTP क्या किया, HTTPS लिखा था। तो इसके अंदर देखो 443 पोर्ट नंबर है। क्लियर है। तो फोर यस फोर सर। थ्री हमारा SSL सर्टिफिकेट के साथ होता है, और यहाँ पर जो भी इंक्रिप्शन होगा, डेटा होगा, वो क्या होगा, इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में होगा। ओके, तो आगे हम लोग लेकर चलते हैं लेयर 2 पर, और यहाँ से इंफॉर्मेशन चेक करो क्लिक करके। तो लेयर 2 की इंफॉर्मेशन आप इधर देख सकते हो।
अब यहाँ पर देखो ये यूनिकास्ट कर रहा है, फ्रेम कंट्रोल यूनिकास्ट हो रहा है ना, क्योंकि इसके पास ब्रॉडकास्ट का कोई मैसेज नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी आइडेंटिफाइड होस्ट है। तो स्विच लुक्स इन इट्स मैक टेबल फॉर द डेस्टिनेशन मैक एड्रेस, आइडेंटिफिकेशन हमारा यहाँ पर करके ये पास करेगा। आगे लेकर जाओ, और यहाँ पर आप देखो तो हमारा 443 वही इंफॉर्मेशन देखने को मिल रही है, और ये सब। लेकिन यहाँ पर कोई डीएनएस का अप्रोच नहीं हुआ है ना, डीएनएस प्रोटोकॉल का अप्रोच नहीं हुआ। तो डीएनएस प्रोटोकॉल कब वर्क करता है? अगर हम किसी भी मशीन से किसी भी मशीन को डायरेक्टली आईपी से पिंग करेंगे तो क्या डीएनएस की जरूरत है वहां पर? हेलो। नहीं सर, नहीं सर। नहीं। तो कब डीएनएस होगा? क्या मैं यहाँ पर लिखूं जो कि डीएनएस का प्रोसेस हो? डोमेन नेम लाइक यस, सिकोलाइव.com। यस, डोमेन नेम। तो मैं यहाँ पर देता हूँ डायरेक्टली डोमेन नेम। अब हमारा जो सर पहला आप वेबसाइट मैसेज, खोलो अपनी, हाँ सीखो लाइव। क्या कह रहे हैं? कुछ पूछ रहा है क्या कोई? अच्छा, चलें आगे। यस सर। ओके। तो यहाँ पर हमने सीखो लाइव.com मेंशन किया और जस्ट ओके किया। अब ये देखो हमारा क्या मैसेज जनरेट हुआ, डीएनएस। अब डीएनएस क्यों जनरेट हुआ? क्योंकि सीखो लाइव.com क्या है हमारा, एक डोमेन नेम है, और वो डोमेन नेम हमारा किधर रन हो रहा है, किसी पर्टिकुलर आईपी एड्रेस पर, राइट। तो इसमें आप देखेंगे तो हमारा यहाँ पर डीएनएस रन हो रहा है, और डीएनएस का पोर्ट नंबर कितना होता है? 53। क्लियर है? और यहाँ पर कौन सा मैसेज जनरेट हुआ? यूडीपी। 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 क्यों यूडीपी हुआ? क्योंकि यहाँ पर फास्ट हमारा फास्ट। एक, हाँ, फास्ट है प्लस इन क्या बोलेंगे, कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं है, कोई हमारा मीन्स कंफर्म नहीं है कि ये क्या? क्या है इसका आइडेंटिटी, राइट। यस। एक तरीके का ये इनसिक्योर ही तो हुआ। लाइक अभी हमने एच टी और आईपी डायरेक्टली दिया था, तो वो एक एक्नॉलेज्ड मैसेज लग रहा था कि वो इसी को जाना है ना, एक कंफर्म वो था, और वो रिप्लाई भी दे रहा था, ये सारी चीजें। बट यहाँ पर देखो क्या दिखा रहा है कि हमारा यूडीपी है, और इसका सोर्स पोर्ट है 1023 और डेस्टिनेशन पोर्ट है 53। ठीक है, यानी कि हमारा ये डीएनएस सर्वर भी होगा। ओके। और अगर डीएनएस वेरीफाई नहीं हुआ हमारे नेटवर्क में, या हमारे किसी भी नेटवर्क के पास इस डीएनएस सर्वर तक जाने का रास्ता नहीं है, तो हमारा पैकेट क्या होगा? एटलीस्ट किसी ना किसी एंड पॉइंट पर जाकर लॉस हो जाएगा। क्लियर है? सर डीएनएस में हर बार क्या यूडीपी आएगा या टीसीपी आईपी भी देखने के लिए मिल सकता है? नहीं, डीएनएस में हमारे दोनों ये- प्रोटोकॉल आएंगे, राइट। डीएनएस ये स्पेसिफिकली अगर हम लोग देखें तो एक यूडीपी बेस्ड कम्युनिकेशन को मेंटेन करता है। बट जब भी आप डीएनएस के इंटरनल रिकॉर्ड्स के बारे में देखेंगे तो वहां पर टीसीपी रिकॉर्ड भी मेंटेन होता है। क्लियर? तो डीएनएस दोनों रिकॉर्ड को मेंटेन करता है। ओके। अब तो इसको, इसमें, जी, हाँ, जी सर, तो हाँ, इसमें बता। ये लेयर 4 में जो आपने आउटपुट दिखाया, इसमें यहाँ पे दोनों नहीं दिखने चाहिए थे, यूडीपी टीसीपी? नहीं, दोनों क्यों दिखने चाहिए थे? ये मैंने बोला कि डीएनएस सर्वर के अंदर जब आप देखेंगे ना, तो दोनों रिकॉर्ड की टेबल मेंटेन करके ये रखता है, राइट। ये यहाँ पर नहीं दिख जाएगा। क्लियर है? ओके, ओके। वो डेटाबेस के अंदर आप देखेंगे तो मिलेगा। ओके। हेलो। जहाँ से हम लोग जी ओके। ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल हाँ। चेक करते हैं, आप देखिए डीएनएस ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल और ये सारी चीजें, तो उसमें टीसीपी डेटा, यूडीपी डेटा, वो सारे रिकॉर्ड्स उधर मेंटेन रहते हैं। राइट सर। तो तो ये मेंटेन करता है। बट अब यहाँ पर हमारा यूडीपी बेस अपडेट था तो यूडीपी को दिखा दिया, राइट। अब टीसीपी क्यों दिखा दे? यहाँ पर अगर टीसीपी दिखा देगा तो हमारा वो तो एक्नॉलेज्ड हो जाएगा, फिर ये दोनों प्रोटोकॉल वैलिड ही नहीं है, दोनों एक साथ दिख जाए, है कि नहीं। अब हमारा जब वेरिफिकेशन हो जाएगा, प्रॉपर अपडेट हो जाएगा हमारा डीएनएस के अंदर, इसका अपडेट हो जाएगा सारी चीजों का, ऑथेंटिकेट हो जाएगा, तब तो हमारा एक एक फाइनल अपडेट दिखाएगा, और वो जैसा होगा अपडेट उस हिसाब से दिखा देगा, राइट। तो अब इसको आगे लेकर चलो, मैसेज को देखो। यहाँ पर तो पता ही है क्या अपडेट दिखाएगा। ठीक है, मैक का डिटेल। आगे लेकर आओ।
अब देखो ये क्या दिखा रहा है यहाँ पर, देखो यूडीपी सोर्स पोर्ट 53, डेस्टिनेशन पोर्ट ये दिखा दिया, और आईपी एड्रेस, और ये डीएनएस अपडेट कुछ अलग नहीं। जस्ट मैं वापस लेकर आता हूँ और रिप्लाई में डन। अब देखो ये तो मैक लेयर की इंफॉर्मेशन है। अब इसके पास आया टीसीपी आ गया। अब देखो जब ये यहाँ पर अब दो मैसेज डिलीवर हुआ, एक हमारा मैसेज क्या था, एक मैसेज हमारा इस पर माउस पॉइंटर लेकर गया डीएनएस, और एक हमारा क्या था टीसीपी। अभी क्लियर है? तो ये लीड किस पर किया, फाइनल इसको लगा कि ये हमारा यूडीपी तब तक रहा जब तक हमारा एक एक्नॉलेज नहीं था। जब हमारा एक्नॉलेज हो गया तो वो तो टीसीपी का पार्ट हो जाएगा ना। अभी क्लियर है जैसा कि क्वेरी आपने किया था? जी बेटर है, बेटर है। सर ये जो आपने पैकेट जब फॉरवर्ड किया, क्या आप जब सीखो लाइव सर्वर पे पहुंच रहे हैं वहां इनबाउंड पैकेट खोल सकते हैं ऊपर से? इनबाउंड देखना है? जी सर, शायद उसमें कुछ और भी मिलेगा। हाँ, उसके अंदर पूरा हेडर इंफॉर्मेशन और मल्टीपल चीजें होती हैं तो ना। उसके अंदर जब यहाँ से एक्नॉलेज हुआ तो उसके अंदर भी चेंज रिफ्लेक्ट हो रहा है टीसीपी का? यहाँ पर आ गए और जी। इसके अंदर इनबाउंड पीडीयू के अंदर आ जाओ, मल्टीपल इंफॉर्मेशन होती है, बहुत ज्यादा इसमें जाने की जरूरत नहीं है। बट आप अब डेट मैच करके देखो, आउटबाउंड के सिनेरियो में क्या था और इनबाउंड का, तो जस्ट वाइस वर्सा वर्क करेगा। कंप्लीट हमारा सोर्स एड्रेस, डेस्टिनेशन एड्रेस, फ्रेम चेक, है ना, एफसीएस देखो, एफसीएस वैल्यू जो भी है ये दिखा रहा है, एंड चेकसम जीरो दिखा रहा है, सही है, एंड सोर्स पोर्ट नंबर दिखा रहा है, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर दिखा रहा है ना। मल्टीपल्स ऑफ थिंग्स है। इस पूरे डेटाबेस को आप रीड करेंगे, डीएनएस हेडर है, यूडीपी हेडर है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन। इवन देन आप इसके अंदर आकर देखो यहाँ पर, तो आप इनबाउंड के अंदर आ जाइए, तो ये इंफॉर्मेशन इधर भी मैच हो रही है, और फ्लो कंट्रोल आपका इधर भी है। यहाँ पर आप देखो, है ना, चेकसम एंड फ्लैग। फ्लैग हमारा क्या होता है, फर्स्ट पहला पार्ट है किसी भी डेटा का, ऐसे जस्ट समझो। एफसीएस हमारा इक्वल वैल्यू पर है, चेकसम जीरो है, समथिंग कुछ ऐसा। तो ये डिटेल्स हर जगह पर मेंटेन हो रही है। टीटीएल सर हमारा तो कितना है। जब ये रिस्पॉन्स आ रहा है तो अभी आपके रिस्पॉन्स में अभी भी सपोर्ट 53 दिखा रहा है, तो क्या वहां से एक्नॉलेज हो क्या आ गया पैकेट की तरफ? नहीं, एक्नॉलेज्ड नहीं हो गया। एक्नॉलेज तो हमारे इस पीसी पर जाएगा तब होगा ना, बीच में कैसे एक्नॉलेज हो जाएगा? राइट, ठीक है सर। वो ठीक है सर। जस्ट हेडर के अंदर कंप्लीट इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है राइट? सर, क्लियर क्लियर, गॉट इट। हाँ, तो फॉर एग्जाम्पल इसको रियल एग्जाम्पल से वो करो, तो जैसे आप एक फ्रेंड को लेटर लिखते हो, तो जब तक उसके पास पहुंचे और वहां से एक मैसेज ना आए तब तक आप एक्नॉलेज नहीं बोलोगे। बट अगर वो डाकिया के पास है और वो दोनों चीजों को पढ़ पा रहा है, तो उसका मतलब ये नहीं कि वो एक्नॉलेज हो गया, राइट? तो इस बेस पर है। ओके, तो हमारा फाइनल एक्नॉलेजमेंट किधर है, टीसीपी का है, और ये दोनों मैसेज इधर वेरीफाई हो रहे हैं। डीएनएस ने आईपी टू नेम, नेम टू आईपी का वेरिफिकेशन किया, और यहाँ पर ये चीज हो गया। अब यहाँ पर एरर आने के पीछे क्या रीजन हो सकता है, कि अगर क्वेरी कर रहे हो आप आईपी से, डीएन डोमेन नेम से, और वापस नहीं मिल रहा है आउटपुट, तो क्या हो सकता है? अभी मैं इस सर्वर के अंदर जाऊं और डीएनएस रिकॉर्ड को हटा दूं, यहाँ से डीएनएस के जितने भी रिकॉर्ड हैं हटा दूं, तो क्या हमारा यूडीपी और टीसीपी का कोई भी यहाँ पर एक्नॉलेजमेंट मिलेगा? नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। तो ये सारी चीजें, अब देखो लेयर बाय लेयर आप लोग कुछ ऐसा ट्राई कर सकते हो, और इसको आप रियल सिनेरियो में मॉनिटर करना। इसमें क्या मॉनिटर कर सकते हैं, आपको अगर खुद का एक वेब होस्टिंग आता हो, जैसे अपाचे सर्वर को ले लो, या फिर आप एक और आता है विंडोज के लिए, जैम्प, XAMP, है ना, जैम्प सर्वर या ऐसा कुछ है, XAMP उसका नेम है। इसको थ्रू होस्ट करके देखो आप, और उसके अंदर फिल्टर करना। लाइव सर्वर पर मॉनिटर करने के पीछे रीजन ये है कि आप कर तो लेंगे वायर सार्क के थ्रू, बट आई थिंक जितना यूनिक तरीके से आप यहाँ पर आइडेंटिफाई कर पा रहे हो वहां पर नहीं, क्योंकि वहां पे एक मैसेज ही नहीं होगा, एक के साथ बहुत सारे मैसेजेस होंगे, बहुत सारे अपडेट्स होंगे, क्योंकि वहां पर इंटरनेट से बातें कर रहे होगे, और इंटरनेट पर बहुत सारे कम्युनिकेशन होंगे, तो उनको ट्रैक कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा, है कि नहीं?
तो अच्छा, मैंने यहाँ पर ये चीज जस्ट दिखाया। अब हम एक काम करते हैं, पता नहीं कहाँ चला गया, मुझे उसको सेव करना था अलग लोकेशन पर। मैं अपने काली लिनक्स की मशीन पर आता हूँ। और ये वारसाक लॉन्च हुआ ईथरनेट 0 पर, और ये हमारा मॉनिटरिंग हो रहा है। अभी देखो करंट मॉनिटरिंग हमारा कैसे है। अब रियल उसमें मॉनिटर करते हैं, किसी भी साइट को ओपन कर लो। मैं किसको ओपन कर लूँ? किसी भी वेबसाइट को। पहले इनसिक्योर, अब देखो मैंने एक काली लिनक्स गीटहब पर किया। अब यहाँ पर मुश्किल है मॉनिटर कर पाना, आपको बहुत फिल्टर करने का, वायर सार का एक्सपर्टीज होना चाहिए। लाइक आपको यहाँ पर HTTP फिल्टर करना है तो वो कर लो, यहाँ पर TCP है, यहाँ पर TCP है, एक एक्नॉलेजमेंट बेस है। देखो यहाँ पर एक्नॉलेजमेंट है ना मैसेज में, अगर ये एक्नॉलेजमेंट नहीं होता तो हमारा TCP यहाँ पर नहीं होता। UDP का कोई यहाँ पर कॉन्सेप्ट ही नहीं है। मैं यहाँ पर youtube.com ओपन करता हूँ। जस्ट यूट्यूब, और यहाँ पर मैं अपना एक, ये 10 बजे से अपना एथिकल हैकिंग का लास्ट सेशन कोई देखना चाहता है तो देख लेगा। बस इतना आई थिंक काफी एनफ है, मॉनिटर हो गया। अब ये जस्ट मॉनिटर हुआ, आप इसको स्टॉप करके इसके बारे में एनालिसिस कर सकते हो, ठीक है। कि यहाँ पर TCP का मैसेज क्या था, UDP का क्या था, एंड जस्ट क्रॉस वेरिफिकेशन कर सकते हो। यहाँ पर 192 समथिंग कुछ ऐसे है, यहाँ पर 35 174 है। डबल क्लिक करो, इसका इथरनेट फ्रेम की इंफॉर्मेशन, सोर्स कौन है, डेस्टिनेशन कौन है, पोर्ट नंबर क्या था, ठीक है। देखो यहाँ पर सब लिख कर आएगा, एवरीथिंग। फ्रेम के अंदर आ जाएंगे, फ्रेम बेस की इंफॉर्मेशन है ना, कितने बाइट्स का फ्रेम है, कितने बिट्स का है, सब कुछ यहाँ पर दिखा रहा है। एंड IP वर्जन 4 के अकॉर्डिंग डिटेल्स है। सोर्स पोर्ट नंबर कितना है, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर 443 है, ठीक है। रियल इन्वायरमेंट में आप देख सकते हो TCP का डिटेल है ये। UDP का होगा तो UDP का दिखाएगा, ठीक है ये। तो ये हमने जस्ट एक मॉनिटरिंग करके यहाँ पर देखा। अब यहाँ से आप मेंटेन और इसको एक तरीके का फिल्टर कर सकते हो, मैं दिखाता हूँ। मैं जस्ट यहाँ से लाइव करता हूँ, कंटिन्यू विदाउट फिल्टर। और मेरा, ठीक है, ARP वगैरह चल रहा है, चलने देते हैं। वेबसाइट ओपन हुआ और बैकएंड में हमारा देखो काफी जल्दी जल्दी कुछ प्रोसेस हो रहा है। मैं यहाँ पर एक वेबसाइट ओपन करता हूँ, testfire.net, एंटर। अब ये देखो हमारा HTTP की ट्रैफिक है, ये देखो HTTP की ट्रैफिक है यहाँ बैकएंड में, क्लियर है। HTTP है। अगर मैं साइन इन में जाकर यहाँ पर एक यूजर नेम देता हूँ हेलो, और पासवर्ड मैं दे देता हूँ 123456789 और मैं यहाँ पर एंटर कर दूँ, लॉगिन हो या ना हो डजेंट मैटर, बट यहाँ पर हमारा क्या इनसिक्योर कम्युनिकेशन होगा। अब देखो कैसे मॉनिटर कर सकते हैं हम लोग कि हमारा एक्नॉलेजमेंट तो हो ही गया है। तो हम जस्ट यहाँ से लिखेंगे HTTP और लिखेंगे एंटर। अब HTTP के इतने सारे पैकेट्स हैं, आई थिंक लास्ट पैकेट हम लोग इधर देख लें। आपको पता कैसे चलेगा कि आपकी यही वेबसाइट है? शायद HTTP के और भी सेशन आपके उसमें चल रहे हो, IP से। तो IP से पता चलेगा। और IP वगैरह ये सब कुछ प्रोसेस करना, टारगेट करना मैंने बता रखा है। तो हमारा जो मशीन है 88.142 पर है, और ये टारगेट का IP है 65 61 137 117।
यहाँ पर हमारा क्या है, एक तरीके का लॉगिन अटेम्प्ट यहाँ पर हुआ है, ये देखो, ये है ना, लॉगिन डॉट जेएसपी HTTP 1.1 वर्जन समथिंग कुछ ऐसे। ओके, तो अगर मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ, और डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैं इसको और थोड़ा डिटेल में देखता हूँ। अब मॉनिटर करने में थोड़ा सा देखना होगा, समझना होगा, जस्ट इसको ट्राई करो। देखो TCP पोर्ट नंबर 80 पर वर्क कर रहा है ना, क्यों? सर। एंड सोर्स और डेस्टिनेशन की डिटेल है। फ्रेम इथरनेट फ्रेम हो गया, TCP का हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल HTTP। ये देखो, एक जे सेशन आईडी मिल गया यहाँ पर, सेशन आईडी के लिए जे सेशन आईडी। अब इस जे सेशन आईडी से क्या आप वहां पर अगर लॉगिन हो चुके होगे ना, वो बंदा अगर लॉगिन भी हो चुका होगा, तो इस सेशन आईडी से आप उसको क्या कर सकते हो, हाईजैक कर सकते हो, यस। है कि नहीं? यस सर, सेम खुल और जाएगा पूरा पेज। यूआरएल भी हमें यहाँ पर दिया हुआ है कि किस साइट पर कैसे जाकर लॉगिन करना है। इवन देन आप यहाँ पर थोड़ा सा और पढ़ने की कोशिश करो, यूजर नेम क्रेडेंशियल कहीं दिया हुआ है? नहीं आ रहा है, बट एक मिनट, इस वाले को मॉनिटर करते हैं, या फिर इस पे राइट क्लिक करते हैं और फ्लो में आकर TCP स्ट्रीम को चेक करते हैं। अब TCP स्ट्रीम में हमें क्या अपडेट मिला? जेएसएन आईडी यही था। ध्यान देना कहीं यूजर क्रेडेंशियल की डिटेल। ओके, हमें जेएसएन आईडी मिल गया, हम क्या क्रेडेंशियल भी यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो थोड़ा सा हम एक काम करते हैं, यहाँ से HTTP को एक बार दोबारा से चेक करते हैं, और लास्ट मैसेज जो है इस पर क्लिक करके और फ्लो के अंदर TCP को दोबारा चेक करते हैं और देखते हैं। अब देखो, इसको पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा, और यूजर ने मैंने हेलो दिया था, मे भी कहीं ना कहीं वो अपडेट हमें यहाँ पर भी देखने को मिलेगा, क्योंकि ये एक इनसिक्योर लॉगिन था। क्लियर है? इसके अंदर वो अपडेट मिलेगा। वैसे तो मैं इसके थ्रू भी उसको, अच्छा लॉगिन ही नहीं हुआ था है ना, क्योंकि वहां पर यूजर नेम क्रेडेंशियल सही नहीं था, तो वो लॉगिन ही नहीं हुआ था। बट अटेम्प्ट जो किया गया था वो तो अपडेट हमें मिलना चाहिए था। तो वो अपडेट यहाँ पर कैसे चेक कर सकते हैं इसको? कोई सोल्यूशन ढूंढिए। हम्म, सर जो इस लॉगिन वाला आपका वो आया था, आपको उसी को फॉलो करना चाहिए ना। आप शायद गलत लास्ट वाले पे जा रहे हो, आप फॉलो करने के लिए प्रोसेस तो सही है आपका, नहीं, जो जिसमें आपने लॉगिन अभी नीचे दिखाइएगा। ये जो हमारा ये HTTP, गेट गेट लॉगिन इससे ऊपर वाला, सर हाँ इसमें नहीं मिलेगा अगर इसको हम इसकी TCP स्ट्रीम को फॉलो करेंगे। हाँ, मैंने इसी को फर्स्ट टाइम चेक किया था, बट अपडेट शायद हम देख नहीं पा रहे हैं, है ना हम लोग? जी सर, हो या तो सकता है, बाकी फिर प्रोसेस तो बिल्कुल सही है। हाँ, यहाँ पर मिलेगा अब इसमें। जस्ट यहीं पर एक यूजर डिटेल और ये सब डिटेल आ जाती है। तो एक ये अपडेट है, इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं हम लोग। एक सक्सेसफुल अटेम्प्ट करके देख लेते हैं कि क्या सक्सेसफुल अटेम्प्ट पर ये कैप्चर करेगा, ये भी आइडेंटिफाई हो जाएगा।
तो मैं एक काम करता हूँ यहाँ पर, दोबारा से कंटिन्यू करता हूँ। और वेबसाइट हमारा ये है, और मैं यहाँ पर ये लॉगिन हो गया। और लॉगिन जब हो गया तो जस्ट मैं तुरंत स्टॉप करता हूँ, बहुत ज़्यादा मैसेज स्टोर कर ले रहा है तो भी प्रॉब्लम आ रही है ना। तो एक एक्नॉलेजमेंट बेस्ड मैसेज तो हमें देखने को मिला टीसीपी और इसके बीच में, है ना, ये 80 नंबर पोर्ट से। तो आई थिंक इसका सर फ्लो उसका लॉगिन क्रेडेंशियल कैसे पता लगा हमें, वो एडमिन का? वो आप निकाल सकते हो, उसी पर हम लोग अटैक करके देखेंगे कैसे निकालना है, ठीक। तो उसका नहीं, अगर क्रेडेंशियल, अगर हम इसको टेस्ट करेंगे अपनी तरफ से, तो हम इसको सक्सेसफुल लॉगिन कैसे हाँ, दिखाएंगे? तो उस वेबसाइट को एक चैलेंज है कि आप एक बार उसके अंदर या उसका डेटा निकाल कर उसके अंदर कितने यूजर हैं, उनका पासवर्ड क्या है, वो निकालना है। यही तो चैलेंज है, ठीक। एसक्यूएल इंजेक्शन में यही करेंगे। ओके। ओके। तो उसके थ्रू ये पता चलता है। मेरे पास यहाँ पर देना है HTTP ट्रैफिक, और ये हमारा अपडेट है। आई थिंक अगर जब तक आप उसमें सक्सेसफुल अटेम्प्ट नहीं करेंगे तब तक ये डेटा को रिकॉर्ड नहीं करता है ना। इसके अंदर आपको मिल जाएगा, मैं 100% श्योर हूँ। मैंने एडमिन इस्तेमाल किया था, यूजर नेम। देखो एडमिन कहीं रहे तो बताना। सर इसमें कंट्रोल F नहीं होता? नहीं, सब हो जाएगा, इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, बट यहाँ पर चेक करने का कुछ और ही वो है। HTTP स्ट्रीम देखते हैं, इसके अंदर क्या अपडेट मुझे दिखा रहा है। इसके अंदर लॉगिन अपडेट कुछ ऐसा नहीं है। तो फाइनली कोई नहीं, हमारे पास ये अपडेट मिल रहा है ना, जे सेशन आईडी। अगर मैं जे सेशन आईडी कॉपी करता हूँ, शायद कोई सिक्योरिटी हो, है ना। तो एक चैलेंज ये भी है कि अब आप इसको एक बार और प्रोसेस इस्तेमाल करो, देखो क्या है कैसे है, क्यों उस अटेम्प्ट को नहीं दिखा रहा है इनसिक्योर होते हुए भी, ठीक है। मॉनिटर या कैप्चर में नहीं आ रहा है, शायद कोई वैल्यू है यहाँ पर हम लोग देख नहीं पा रहे हैं, या जो कुछ भी है इसको एक बार देखना। ये लॉग आउट लॉगिन का एल्गोरिदम है। तो मैंने जे सेशन आईडी कॉपी किया, और मैं इस जे सेशन आईडी से अगर अ, मेरे पास दूसरा कोई ब्राउजर भी नहीं है, टाइम तो नहीं हुआ, अभी बहुत टाइम बचा हुआ है। सर इसी के दूसरे टैब में क्यों नहीं आप कर सकते? नहीं, उसी में सेशन चल रहा है ना, उसमें नहीं करेंगे। बट सर अगर टैब दूसरा चालू होता है तो सेशन दूसरा इनिशिएट नहीं होगा। सेम ब्राउजर पर एक ही डेटाबेस से अपडेट हो रहा होगा ना, तो क्यों रिस्क लेना, है ना। दूसरा तो ब्राउजर चल ही जाएगा, दूसरा उसमें आ जाएगा। चेक कर लो, देख लो आप। अगर मैं दूसरा टैब ओपन कर लेता हूँ जो कुछ भी है, और मैं यहाँ पर testfire.net लॉग इन करता हूँ, साइन ऑफ आ रहा है ना, सेम सर एक डेटाबेस है। ब्राउजर के लिए पूरा सेशन एक ही रहेगा, चाहे हाँ कितने भी टैब्स खोलो। हाँ, ये वही दिखाएगा ना। ये देखो साइन ऑफ यहाँ पर भी है, साइन ऑफ यहाँ पर भी है, राइट। क्योंकि वो ब्राउजर एक ही सेशन, मतलब उस साइट के लिए एक सेशन क्रिएट करके रखा है ना। अलग अलग कैसे कर लेगा, अलग अगर अलग अलग होता तो आप एक सिंगल कंप्यूटर से शायद आज लाखों कमा रहे होते। इसके पीछे क्या रीजन है आप जानते होंगे, अगर थोड़ा सा एनोनिमिटी और इन सारी चीजों को लेकर, जो ब्रांड प्रमोशन और इन सारी चीजों के लिए आते हैं, तो अकेले शायद आप एक यूट्यूब के घंटे काम करते एड्स वगैरह बार बार देख तो सकते हैं। बार बार आप उसको रन कर पाते हो, और अलग अलग आइडेंटिटी डिस्प्ले होती। यस। तो ऐसा नहीं होता है, साइट इतनी इंटेलिजेंट होती है कि वो आपके एड्रेसेस को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, आपके सेशंस को, इसीलिए तो सेशन होता है उस पर्टिकुलर उस पर। ठीक है, हम लोग APT
क्या एपीटी स्पेस इंस्टॉल sudo apt क्रोम नाम से नहीं आएगा? तो एक काम करते हैं, क्रोम नाम से ना हो तो शायद क्रोमियम समथिंग कुछ आएगा। बहुत बड़ा ब्राउजर है। सर आपके क्रोमियम नाम से भी कुछ है? छह इसमें सौ क्रोमियम, एम बी का है। क्रोमियम था, दिखा था उसमें लिस्ट हाँ में। क्रोमियम, क्या ये वर्क कर देगा? ये ब्राउजर ही है या क्या है? 260 एमबी का है शायद, ये भी नहीं है। चलो इसको हम लोग अभी एसक्यूएल इंजेक्शन में परफॉर्म कर लेंगे, है ना। सेम सेशन आईडी जो यहाँ से होती है आप ब्राउजर से भी निकाल सकते हो, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट कर लो। और स्टोरेज में हमारा ये सेशन आईडी है ना, ये देखो ये सेशन आईडी और जो मैंने कॉपी किया था वो सेशन आईडी, दोनों मैच करके देखो। मैं यहाँ पर उसको पेस्ट करता हूँ, वही है ना जो ब्राउजर से मॉनिटर हुआ था। अब इस सेशन आईडी को अगर मैं किसी दूसरे ब्राउजर पर अगर मैं चेक करता हूँ, जैसे मैं एक एक्सटर्नल मशीन ले लिया हूँ, शायद देख लेते हैं वर्क करेगा कि नहीं करेगा। और यहाँ पर मैंने राइट क्लिक किया, इंस्पेक्ट करते हैं। और एप्लीकेशन के अंदर ये कुकीज है, इसका जे सेशन आईडी कुछ ऐसे है। क्या ये दोनों सेम है जो मैंने अभी कॉपी किया है? मेरा जो जे सेशन आईडी है वो ये है, दोनों मैच करिए देखिए जरा, अलग है ना। तो मैं ये वाला सेशन आईडी हटा देता हूँ और इसको एंटर करके सेव करता हूँ, इसको क्लोज करता हूँ। यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ, अभी साइन इन है और अभी साइन ऑफ है। तो दूसरी मशीन पर भी है ना, ये मेरा दूसरा मशीन है, आइसोलेटेड विंडो हाइपर वी की मशीन नहीं है, ये रियल मशीन है। उसके ब्राउजर पर देखो साइन ऑफ आ गया, मीन सेशन हाईजैक हो जाएगा अगर इनसिक्योर साइट पर आप काम कर रहे हैं तो। क्लियर है, आप लॉग यस। इन कर सकते हो। तो सेशन आईडी इसीलिए कहा जाता है कि जब भी किसी भी ऐसी साइट पर आप लॉग इन करो, कुछ भी करो, तो उसकी कुकीज वगैरह को क्या कर दो, डेटाबेस से डिलीट करो। अदरवाइज अगर वो सेशन बैकएंड में आपका चल रहा है, आपने लॉग आउट नहीं किया प्रॉपर, सेशन को किल नहीं किया, टर्मिनेट नहीं किया, तो आपके उस सेशन को कोई भी क्या कर सकता है, बाईपास कर सकता है, हैक कर सकता है, विदाउट ओटीपी और सब कुछ वो क्या कर लेगा, लॉग इन कर लेगा, है ना। तो मैक्सिमम चांस ऐसा होता है। तो इसको देखेंगे, इसके अंदर यूजर क्रेडेंशियल जो मेरा था वो भी मॉनिटर हो जाता है। अगर इससे नहीं हो रहा है तो हम लोग nmap और उसके थ्रू मॉनिटर करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे इंफॉर्मेशन, या तो फिर पेलोड एग्जीक्यूट करके देखेंगे, बहुत सारी चीजें। बर्ब शूट से चेक कर सकते हैं, बर्ब शूट बहुत बढ़िया है बट हमारे सिलेबस से बाहर है अभी। बर्ब शूट के थ्रू भी सेम आप यही एल्गोरिदम फॉलो कर सकते हो जो nmap या फिर आप वायर सार्क और ये सारी चीजों के थ्रू इस्तेमाल कर रहे हो। ओके, समझ में आया सबको? तो इसमें जो हमारा पर्टिकुलर ओएसआई मॉडल को लेकर था, अब डेटा प्रेजेंट करना, इनकोड करना, ये सब कोई भी मेल राइट करते हुए आप टेक्स्ट फॉर्मेट करते हो, वो हमारा एक इनकोडिंग पार्ट हो जाएगा, है ना। सेशन आपने देख लिया, यूडीपी टीसीपी का फोर्थ लेयर पर आपने डिटेल देखा। राउटिंग प्रोटोकॉल के लिए हमारे राउटर का डिटेल आप देख सकते हो, है ना, कि हमारे पास क्या बेस्ट रूट जाने के लिए हमारे पास है, रूट वगैरह की डिटेल। तो हमारे पास डेस्टिनेशन पर जाने के लिए क्या है, ये हमारा लास्ट कोर आईपी है। तो यही हमारा क्या कर रहा है, पूरा डिटेल मेंटेन कर रहा है। और अगर हमें राउटर के अंदर जाकर देखूं कि हमारे पब्लिकली कौन कौन से अवेलेबल हैं, तो वो भी वो बताएगा, है ना। राउटर के अंदर आपके पास कमांड्स होती हैं, सो आईपी रूट एंड समथिंग चेक करने की,
जिसके थ्रू डिटेल्स आपको मिलती है कि हाँ हमारा राउटर अपने नेबर में किससे किससे कनेक्टेड है। सीडीपी के बारे में आप चेक कर सकते हो, तो वो बता देता है कि नेबरशिप हमारा क्या बिल्ड हुआ है। नेट स्टैट से आप पता कर सकते हो कि हमारा नेटवर्क कितने सारे कनेक्शन के साथ स्टेब्लिश है और क्या है ना, कितने पोर्ट के साथ कनेक्टेड है। देखो जितना भी अभी हमारा नेटवर्क स्टेटस है ये पूरा अपडेट हुआ है यहाँ पर। नेट स्टैट से बहुत एडवांस डिटेल आप ले सकते हो। ये देखो यूडीपी, सीको लाइव बूट पीसी, ये हमारा सीको लाइव क्या है, मेन कंप्यूटर की डिटेल दिखा रहा है, होस्ट मशीन को दिखा रहा है। इसके साथ भी कनेक्शन स्टेब्लिश है, और इसके साथ स्टेब्लिश कौन करा रहा है, 192.168.88.254, मतलब ये हमारे फिजिकल एडाप्टर की आईपी है जो हमारे होस्ट और गेस्ट मशीन के बीच में आई थिंक एक डीएनएस है जो कि काम कर रहा है, या बूट बूट पीएस समथिंग कोई प्रोटोकॉल है जो वर्क कर रहा है। ओके, कनेक्शन स्टेब्लिश डिटेल है, किस लोकेशन पर क्या है, काफी चीजें हैं। तो नेट स्टैट के थ्रू आप काफी डिटेल्स निकाल सकते हो। नेट स्टैट के बारे में डिटेल देखना है, नेट स्टैट के बारे में कमांड रन करनी है, तो नेट स्टैट डबल टैब से नहीं आ रहा है तो हाइफन हाइफन हेल्प ले लो और डिस्क्राइब करके पूरी पढ़ लो। अब काफी चीजें इसके थ्रू, रूट की इंफॉर्मेशन देखना है, डिस्प्ले राउटिंग टेबल, बस आपको क्या लिखना है, नेट स्टेट स्पेस हाइफन आर स्पेस, आई थिंक ये डिस्प्ले कर जाएगा। और उसके बाद इंटरफेस की डिटेल है तो हाइफन आई से पता चल जाएगा। इसका पूरा का पूरा एक चीट कोड मैंने बना रखा है अपने चैनल पर, अगर देखना है तो नेट स्टैट का आप देख सकते हैं। लेटर आगे कोई पार्ट ऐसा आया तो मैं इसको कवर करा दूंगा नेट स्टैट का ये। ओके, हाँ। अब स्टार्टिंग में किसी ने क्वेरी किया था कि हमें पाइथन पढ़ना है या क्या है, पाइथन वगैरह कुछ ऐसा था। देखो कोडिंग अगर आ रहा है तो बेटर है, नहीं आ रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप बहुत सारे ऐसे रेपोजिटरीज इस्तेमाल कर सकते हो अपने सोर्स या अपने स्क्रिप्ट को राइट करने के लिए। जैसे गिटहब की रेपोजिटरी, आजकल एआई आ गया है, सो यू कैन यूज एआई टू राइट योर स्क्रिप्ट। ओके, बट सर या इसकी जरूरत है हमें इस कोर्स में? हाँ डेफिनेटली इस कोर्स में जरूरत नहीं है ना। जैसे कि अगर आपको पाइथन और ये सारी चीजें आती हैं तो आप एग्जैक्टली डेवलपमेंट पार्ट को समझ पाते हो। कोई प्रोग्राम राइट करना है, डिजाइन करना है तो वो खुद अपना आप बना लोगे, है ना। कोई स्क्रिप्ट राइट करानी है, कुछ भी ऐसा, है ना। तो ओके। उसके अंदर पूरी लाइब्रेरी होती है, सबको पता है कि आसान है सीखना, ये सब है। जरूरत उतना हम ऐसा नहीं है कि कोडिंग नहीं आती है तो आप सिक्योरिटी इंजीनियर नहीं बन सकते, है ना, या एथिकल हैकर या साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर नहीं बन सकते। साइबर सिक्योरिटी ये सब फील्ड जितनी नॉलेज हो उतना बेटर है। बट आप चाहो तो पढ़ सकते हो, चाहो तो नहीं पढ़ सकते हो, सब कुछ कर लोगे बिना पढ़े भी, है ना। कोडिंग की अगर जानकारी है तो एग्जैक्टली आप रनिंग कोड को समझ पाते हो और बेटर तरीके से, नहीं तो आप कॉपी पेस्ट करके इस्तेमाल कर सकते हो लाइब्रेरी से, है ना। अभी समझ में आया सबको।